हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को इंड एएस 8 में सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सीए फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में जो मॉड्यूल नंबर 1 के लास्ट में इंड एएस 8 में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन हम अभी आपको करवाने वाले हैं इस वीडियो में। आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये PQ25 नंबर पेज है, इंड एएस 8 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और इसमें टोटल क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है। टोटल 7 क्वेश्चन है। ओके, तो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से करवाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला कि यहाँ पर 3 ठो ईयर है, 2001 है, उसके बाद आप मान लो ना 31 मार्च 2001 है, दूसरा ईयर है 31 मार्च 2002 है, और तीसरा ईयर है 31 मार्च 2003 है। ओके, यहां पे जो कंपनी है, कंपनी ने बोनस को, एक्चुअली में जो बोनस है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। जो बोनस है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए था 2001 में। इसलिए रिकॉग्नाइज होना चाहिए था क्योंकि वो ड्यू हो गया था 2001 में। मतलब एम्प्लॉय या जिसको भी इनको बोनस देना था उसके लिए पेबल हो गया था 2001 में। यानी अगर आप 2001 में नहीं पे कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा का दिक्कत है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए ये बोल करके कि मुझे आने वाले समय में पेमेंट करना है, जिस बात को हम आज के डेट में प्रोविजन बना दे रहे हैं, प्रोविजन फॉर बोनस। ओके, आने वाले समय में पेमेंट करेंगे, मेरे पास इस साल पैसा नहीं है। इन्होंने क्या किया कि 2001 में जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया, गलती हो गया, भूल गए। 2002 में ये एक्चुअल में पे होना चाहिए था, तो पे होना चाहिए था 2002 में। तो जब देखो 2001 में रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, क्योंकि 2001 में पैसा नहीं था, तो 2001 में उसका प्रोविजन बन जाता कि हम अगले साल पैसा दे देंगे, और 2002 में इनको एक्चुअल में पेड करना था, और जैसे ही वो पेड करेंगे तो 2002 में इनके पास से कैश का आउटफ्लो होना था। इन्होंने गलती क्या की कि 2002 में भी इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया, मतलब एक तरह से समझ लो कि 2002 में इन्होंने उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, जबकि 2001 का जो प्रोविजन बनाया हुआ था, अगर 2002 में ये पेमेंट करते तो उसी प्रोविजन को रिवर्स करना था अगले साल। लेकिन इन्होंने गलती से 2002 में जब पेमेंट किया तो 2002 में उस बोनस के पेमेंट को इन्होंने एक्सपेंस मान लिया। इनका दूसरा गलती, क्योंकि बोनस का पेमेंट आप एक्सपेंस नहीं मान सकते। जिस साल आप दिए हैं आप उस साल प्रोविजन बनाइए, अगर आप नहीं पेमेंट कर पाए तो बोनस जिस साल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और जिस साल पेमेंट करेंगे तब उस साल आप प्रोविजन को मतलब रिवर्स एंट्री पास करके उस प्रोविजन को कैंसिल करिए। लेकिन इन्होंने ये दोनों काम जो है ये फर्स्ट वाला ईयर में काम नहीं किया, सेकंड वाले ईयर में इन्होंने एक्सपेंस उसको मान लिया। और इतना बड़ा गलती, एक्सपेंस मान लेना, ये गलती उनको डिटेक्ट हुआ 2003 में। ओके, इनको पता चला गलती 2003 में। तो जब इनको 2003 में ये गलती पता चला, तो क्या इनको 2003 में वो गलती ठीक करना चाहिए? तो सवाल का आंसर है जी हां, उनको वो ठीक करना चाहिए। तो वो कैसे ठीक करेंगे दोस्तों? ये क्या करेंगे कि करंट ईयर का जो बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, CY यानी करंट ईयर का जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें उस गलती को ठीक कर देंगे। अब उसमें इस गलती को जब ये ठीक करेंगे तो इनको कंपेयर तो पिछले साल के साथ करना है, तो इनको पिछले साल का भी उस गलती को ठीक करना है। तो पिछले साल इन्होंने क्या किया है दोस्तों? इन्होंने एक्सपेंस में दिखा दिया है, यानी एक्सपेंस को ओवर स्टेटेड कर दिया है। तो जो एक्सपेंस को इन्होंने बढ़ा दिया है वो इनको इस पिछले साल का बैलेंस शीट, जब वो कंपैरेटिव पर्पस के लिए 2002 का बैलेंस शीट देंगे तो उसको वहां पर कैंसिल कर देंगे, यानी उसको घटा देंगे। ठीक है, तो पिछले साल का बैलेंस शीट में ठीक करना है फॉर कंपैरिजन पर्पस। ओके, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट को इनको करेक्ट करना है। ओके, करेक्ट करना है। और क्या जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो उसके पिछले वाले साल में अगर प्रोविजन बन गया रहता है 2001 में, तो वो प्रोविजन अगले साल के बैलेंस शीट में रेफर होता? डेफिनेटली होता, तभी तो वो प्रोविजन अगला साल कैंसिल होता। तो इस साल एक्सपेंस को घटाएंगे तो किसी ना किसी अमाउंट को कैंसिल करेंगे, तो वो पिछला साल प्रोविजन बना रहता, तो वो अगले साल जाकर के वो कैंसिल होता। इसका मतलब है कि पिछला साल भी कुछ नहीं किए, तो पिछला साल का गलत इंपैक्ट अगले साल पर पड़ रहा है। इसलिए जो पिछला साल है यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट तो आप देंगे ही, ठीक करेंगे, लेकिन उसके पिछले साल का भी जो बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा एरर को ठीक करने के लिए, उसको बोलते हैं थर्ड ईयर बैलेंस शीट। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का भी बैलेंस शीट आपको देना पड़ेगा। तो क्या यहां पर रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट करना पड़ा? जी हां, रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट का मतलब होता है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उसका पिछला साल भी, यानी इस एक्सपेंस का जब जन्म हुआ, जब इस एक्सपेंस का बर्थ हुआ बोनस रिकॉग्नाइजेशन का, तब से सारा कुछ ठीक करना, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। और क्या यहां पर थर्ड ईयर का भी बैलेंस शीट देना जरूरी था फॉर कंपैरिजन? यस, डेफिनेटली देना जरूरी था, बिकॉज उसका
थर्ड, जो इसको बोलते हैं थर्ड ईयर, 2001 को थर्ड ईयर बोलेंगे, इसका मटेरियल इंपैक्ट पड़ रहा है 2002 के ऊपर में, बिकॉज 2002 का बैलेंस शीट में सब कुछ गड़बड़ हो गया, बोनस आना चाहिए था, वो कैंसिल होना चाहिए था, और एक्सपेंस जो है वो ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए था। तो इसका मटेरियल इंपैक्ट पड़ रहा है 2001 वाले का 2002 में। मटेरियल इंपैक्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा इंपैक्ट, 2-4 रुपए का इंपैक्ट नहीं है। मान लो आपके पास 100 रुपया है और आपके पॉकेट से 1 रुपया गिर गया, तो वो मटेरियल इंपैक्ट नहीं डालेगा आपके ऊपर में, आप जितना एंजॉय करने वाले थे 100 रुपए में वो आप कर ही लेंगे ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आपके पॉकेट से 20 रुपया का एक नोट गिर गया, 50 रुपया का नोट गिर गया 100 रुपया में से, तो वो मटेरियल इंपैक्ट डाल देगा आपके डेली एक्टिविटी पर। अगर 100 रुपया आपका एक दिन का खर्चा है, 50 रुपया कहीं गिरा दिया आप रास्ते में, तो आपका डेली एक्टिविटी बहुत इफेक्टेड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके ऊपर एक मटेरियल इंपैक्ट पड़ जाएगा जो आपको सच में प्रभावित करेगा। तो यहां पर जो है मटेरियल इंपैक्ट वो खर्चा डाल रहा है 2002 पर, तो यहां पर थर्ड ईयर का भी बैलेंस शीट देना जरूरी है उस गलती को ठीक करके। अब हमारा जो प्यारा सा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, चलिए हम इसको मिटाएंगे, आप एक बार फिर से देख लीजिए। आप चाहें तो इसको अपने आंख में जो है वो नाग नागिन के जैसे आप छाप सकते हैं, ताकि आपको जो आंसर बताएंगे तो आपको याद आए। आप चाहे तो क्वेश्चन में भी नोट कर सकते हैं। इस तरह से अगर समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम इसको हटाने वाले हैं। चलिए 1 2 3 ओके, इसको हटाते हैं और हम आपको अब क्वेश्चन समझाते हैं। हमारा जो प्यारा सा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो बोनस है वो 2001 में जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। हम लोग गलती से 2002 में जब पे किए तो हम उसको क्या किए, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिए। जो सर्किल कर रहे हैं हम, सिर्फ वही पकड़िएगा आप, ओके। ये कर दिए और इस गलती को हम लोग पकड़े हैं 31 मार्च 2003 में, हम इसको डिस्कवर किए हैं, क्वेश्चन खत्म। अब इनका आंसर देखिए। अब इसका आंसर इन्होंने क्या बोला है, हम एक बार सबसे पहले यहां पर जो हमारा आज इंड एस 8 का, एक्चुअली में जो हमारे से क्लास लिए हुए हैं सीए फाइनल एफआर का, उनके लिए रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन का, यूट्यूब पर भी जाएगा। तो आज इंड एस 8 का हमारा क्लास नंबर 1 2 3 4 है। आज क्लास नंबर 4 है हमारा, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको क्लास नंबर 4 का बताते हैं। ये क्वेश्चन जो लिख करके क्या मतलब क्या कीवर्ड आपको लिखना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए जो इसका कीवर्ड है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके आंसर का जो कीवर्ड है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको बोलना है यहां पर कि यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट जरूरी है। रीस्टेटमेंट जरूरी है। हम सिर्फ आंसर में कीवर्ड लिख रहे हैं बिकॉज इसका आंसर एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। आपके दिमाग में अगर कीवर्ड छप जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप ऑडिट को जैसे रटते हो वैसे ही एफआर के आंसर को रट के जाओगे। आप तो बस एफआर में जो उसका आंसर क्या है, क्या करना है, ये आप अच्छे से समझ के जाओगे। मेन कीवर्ड आप याद करके जाओगे और एग्जाम में खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे, और याद करने का जो आपके अंदर भगवान ने एनर्जी दिया है वो आप ऑडिट में लगाओगे। ओके, तो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट जो है वो इसका जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। और ऐसे 4 चैप्टर याद करने वाला एफआर में भी है। थ्योरी चैप्टर 1 to 16 17 4 चैप्टर, और एएफएम में 5 चैप्टर थ्योरी का है, उसमें आप अपना याद करने वाला लगाना। तो यहां पर इसका रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट जरूरी है दोस्तों। यहां पर थर्ड ईयर का बैलेंस शीट जो है गिव्स मटेरियल इंपैक्ट ऑन प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट दे रहा है, करेक्ट, और राइट टिक किए हैं। इसीलिए दोस्तों हेंस थर्ड ईयर बैलेंस शीट एंड previous year balance sheet also required for comparison purpose। अब जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इन्होंने इसी कीवर्ड के इर्द गिर्द आसपास में अपने आंसर को एक्सप्लेन किया। इन्होंने ये बोला है आंसर में कि देखो ये बहुत बड़ा ज्ञान का बात है कि मटेरियल एरर कुछ हो जाए तो प्रायर पीरियड एरर को ठीक करना चाहिए। ये हमारा इंड एस 8 का पैरा 41 कहता है। इन्होंने इस बात को अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि क्या जो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है यहां करना जरूरी है कंपैरेटिव पर्पस के लिए। डेफिनेटली करना जरूरी है, क्योंकि वो एरर जो है वो पिछले साल से कंटिन्यू हो रहा है। ओके, अब इन्होंने बोला कि 2001 जो है इस पर जो है वो मटेरियल इंपैक्ट 2001 का बैलेंस शीट मटेरियल इंपैक्ट डाल रहा है 2002 के बैलेंस शीट पर। इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे कि हम यहां पर थर्ड ईयर का भी बैलेंस शीट देंगे, और हमारा 31 मार्च 2003 का जो बैलेंस शीट अगर हम उसको करेक्ट बनाना चाहें, हम उसको कंपैरेटिव पर्पस के लिए सही करना चाहें, तो हमें थर्ड ईयर का भी बैलेंस शीट देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी बात को इन्होंने अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। आप मेरा ये आपसे एक आग्रह है कि आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिएगा, बस एक भी कीवर्ड मिस मत करिएगा। अगर आप कीवर्ड मिस करते हो
तो समझ लो कि आपके लिए थोड़ा मुसीबत है। ओके, तो जो मुसीबत का मतलब ये है कि जो पेपर चेक करेंगे वो थोड़ा सा खरूज टाइप के रहते हैं, वो आपका मार्क्स काट लेंगे। ठीक है, तो आप एक भी कीवर्ड मिस मत करना। जितना भी कीवर्ड यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ है, जिसको मैंने अपने आंसर में यूज किया है, उस कीवर्ड को यूज करते हुए आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करना। मुझे नहीं लगता कि फिर आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। हम आपको अगला क्वेश्चन वैसे ही समझाते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए सिंपल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए दोस्तों, अभी हम आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे ये भी बहुत ही सिंपल है और हम आपको बहुत ही साधारण तरीके से इस क्वेश्चन को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है वो ये कहता है कि देखो, जब कभी भी हम लोग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि देखो, एक तो होता है जो हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो साल में एक बार हम लोग बना करके देते हैं पूरे साल का। यानी अगर ईयर चल रहा है अप्रैल टू मार्च, मतलब क्या बोलते हैं, अप्रैल टू मार्च, तो 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक जो बना के देते हैं उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। तो मान लो कि जो अभी पिछला साल चला है वो 1 अप्रैल 2000, हम ऐसे मान लेते 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक बैलेंस शीट देना था। तो जो जो ये एक साल का बैलेंस शीट होगा उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एक साल का बैलेंस शीट। लेकिन बहुत सारा कंपनी ऐसा होता है जो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए 3-3 महीने का भी बैलेंस शीट देता है अपने शेयर होल्डर को। तो जो 3 महीने का देता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो वो पहला देता है 30 जून को, फिर देता है वो 30 सितंबर को, फिर वो देता है 31 दिसंबर को। ओके, और फिर वो देता है ईयर एंड में। तो आपका हो गया ये जून, फिर सितंबर, फिर उसके बाद हो गया सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में देता है। ओके, तो इसको बोला जाता है क्वार्टरली रिपोर्ट। इसको बोला जाता है क्वार्टरली, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, और एक साल में 12 मंथ होता है। 12 डिवाइड इंटू 1/4 करोगे तो 3 मंथ आएगा। तो 3 महीना पर बैलेंस शीट दिया जाता है। तो ये 3 मंथ पर दिया, ये 3 मंथ पर दिया, ये भी 3 मंथ पर बैलेंस शीट बना के दिया, ये भी 3 मंथ पे बैलेंस शीट बना के दिया। तो बहुत सारा ऐसा एडजस्टमेंट होता है जो पर्टिकुलरली उस, मान लो कि ये वाला जो क्वार्टर है, ओके, ये वाला जो क्वार्टर है, ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में यहां पर जो पहला वाला क्वार्टर है, कोई खर्चा ऐसा था जिस खर्चा को इस क्वार्टर में अक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करना पड़ा। यानी इस क्वार्टर में उस खर्चा को ड्यू मानना पड़ा। वो राम नाम का एक आदमी था जिसने पैसा जो है वो उस समय नहीं दिया जब उसका ड्यू हुआ था, फरवरी में ड्यू हुआ था, लेकिन वो आ करके दिसंबर में पैसा दे दिया। तो क्या जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो राम नाम के आदमी से ड्यू दिखाया जाएगा? नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे जब उनका ड्यू हुआ तो वो नहीं दिए थे, लेकिन वो दिसंबर में दे दिए पैसा, यानी ड्यूरिंग द ईयर में पैसा दे दिए। तो जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो उनको तो डेटर दिखाया ही नहीं जाएगा। तो क्या जब हम क्वार्टरली रिपोर्ट बना रहे होंगे और हम बोलेंगे कि राम नाम के आदमी का जो पैसा ड्यू है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर तो कोई इंपैक्ट डाल ही नहीं रहा है, इसलिए इस क्वार्टर का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें भी ड्यू नहीं दिखाएंगे। क्या यह बोलना सही है? ये बिल्कुल बोलना गलत है। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी एक क्वार्टर का रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो सिर्फ उस क्वार्टर को ही सिर्फ ट्रीट करिए कि उस क्वार्टर का क्या ड्यू है, उस क्वार्टर में क्या रिसीव हुआ है, सब कुछ उस क्वार्टर का ट्रांसपेरेंट वे में दिखाइए। भले ही उसका मटेरियल इंपैक्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इमटेरियल हो, कुछ भी नहीं पड़ रहा हो। सिमिलरली जो हमारा यहां पर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, हमारा क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे 30 सितंबर 2001 का, तो एक हमारा खर्चा था जो हमारा अंडर अप्रूवल ऑफ सर्टेन एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस ऐसा था जो अप्रूव्ड हो गया था फर्स्ट क्वार्टर में ही, लेकिन अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो इममटीरियल है, क्योंकि उस समय तक उन्होंने पे कर दिया था। तो अब मैनेजमेंट का ये मानना है कि हम इस खर्चा को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे ही नहीं अक्रूड, बिकॉज इसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंपैक्ट इमटेरियल है, उस समय तक क्लियर हो गया। क्या ये बोलना सही है? आप बोलोगे कि देखिए भैया, आंसर जब हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे इवन इफ, ओके, हम बोलेंगे इवन इफ इट इज इमटेरियल, ओके, इमटेरियल फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब भले ही वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इमटेरियल हो, वी शुड करेक्टली रिकॉर्ड इन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। ओके, ये मेरा खुद का आंसर है। अब हम इंस्टीट्यूट का आंसर आपको दिखाएंगे। ओके, तो यहां पर हेंस मैनेजमेंट सही बोल रहा है या गलत वो तो बोलना पड़ेगा। हेंस मैनेजमेंट कंटेंशन इज रॉन्ग,
मैनेजमेंट थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है। ओके, तो यहां पर जो हमारा सीए इंस्टीट्यूट है उन्होंने क्या बोला वो देखिए। इन्होंने बोला कि इनका बहुत लंबा चौड़ा आंसर होता है सीए इंस्टीट्यूट का। ये एक पैरा वन का ज्ञान दे दिए जो कैश फ्लो के हिसाब से उनका था। फिर उन्होंने एक तो बोला कि देखो भैया इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कैसे रिपोर्टिंग होता है उसका इन्होंने डिस्क्लोज करना और क्या नॉन डिस्क्लोजर है उसके बारे में बता दिया। बहुत ही लंबा लंबा ज्ञान होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि क्या मटीरियल जजमेंट होना चाहिए वो इन्होंने बोला। फाइनली इन्होंने लास्ट में बोला कि मैनेजमेंट को उस एरर को करेक्ट करके इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए, भले ही उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंपैक्ट इममटेरियल हो, फिर भी उनको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए। कोई भी गलती है, मान लो, अच्छे से सुनना, ओके, हम अच्छे से आपको समझाते हैं। मान लो कि कोई भी मिस्टेक है, ओके, कोई भी मिस्टेक है जो एक साल में जब 4 क्वार्टर होता है तो कोई भी मिस्टेक है जो इस क्वार्टर के लिए वो मिस्टेक है, अच्छे से समझना, या वो एरर है इस क्वार्टर के लिए। लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाने लगेंगे तो ड्यूरिंग द ईयर में वो वाला एरर समय आने पर ठीक हो गया, वो मिस्टेक करेक्ट हो चुका है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले। तो क्या जब उस क्वार्टर का समय था तब वो एरर था, एग्जिस्ट कर रहा था? अगर वो कर रहा था तो भले ही वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इममटेरियल हो, क्योंकि वो मिस्टेक ईयर कंप्लीट होने के पहले करेक्ट कर दिया गया है, फिर भी उस क्वार्टर का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो एरर दिखाना पड़ेगा फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस आंसर को समझ गए होंगे और अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाएंगे। आप वहां पर चलिए और जो आंसर है वो समझाते हैं आपको। देखो, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये कह रहा है कि मैंने एक पीपी खरीदा, मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा या मैंने एक एसेट्स खरीदा 1 अप्रैल 2001 को। तो जब हम 1 अप्रैल 2001 को खरीदे हैं तो ये 10 ईयर इसका लाइफ है और ये एसएलएम मेथड पर डिप्रिसिएट होता है। तो आपको नहीं लगता कि इसका पहला साल जो है वो डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए 31 मार्च 2002 को चार्ज होना चाहिए, दूसरा साल डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए 31 मार्च 2003 को चार्ज होना चाहिए, और तीसरा साल डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए 31 मार्च 2004 को चार्ज होना चाहिए, एंड उसके बाद वो बढ़ते जाना चाहिए, ओके। अब ये लोग क्या किया कि एसेट्स खरीद तो लिया, डेप्रिसिएबल एसेट्स जिस पर एसएलएम मेथड से डिप्रिसिएशन लगना था और उसका लाइफ 10 ईयर है और रेसिडुअल वैल्यू 0 है। लेकिन ये लोग गलती से क्या किया कि ये वाले ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, ये वाले ईयर में भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, इस ईयर में डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करने वाला था, लेकिन अचानक से याद आया कि अरे यार इस एसेट्स पर तो डिप्रिसिएशन हम चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरे से गलती हो रहा है। तो आपको बोल रहा है कि क्या इनको करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने टाइम में उस गलती को ठीक कर देना चाहिए? तो हम बोलेंगे डेफिनेटली करना चाहिए भैया, ये तो करना ही चाहिए। क्या इनको प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस शीट को ठीक करना चाहिए? तो हम बोलेंगे डेफिनेटली इनको तो रेट्रोस्पेक्टिवली जाके ठीक करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस शीट ठीक हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस शीट ठीक हो जाएगा। क्या प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है पीपी उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वो उसके पिछले वाले साल में एरर भी हुआ है उसका भी इंपैक्ट प्रीवियस ईयर पे पड़ रहा है? डेफिनेटली पड़ रहा है, यानी उनको पिछले वाले साल का भी, यानी जिसको थर्ड ईयर बैलेंस शीट बोलते हैं, उसको भी उनको ठीक करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आपका आंसर होगा वो आप बोलोगे कि देखिए यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव, ये सबसे पहले आप बोलिएगा कि ये प्रायर पीरियड एरर है, प्रायर पीरियड एरर, ओके। या आप बोल लीजिए ना कि ये जो है ना एक आप समझ लीजिए एक एरर है, एक ओमिशन है। तो क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होना जरूरी है? जी हां, होना जरूरी है। तो क्या यहां पर थर्ड ईयर का बैलेंस शीट भी जो है, एंड थर्ड ईयर का बैलेंस शीट एंड प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भी देना जरूरी है फॉर कंपैरिजन पर्पस, ओके। करेक्टेड, इसमें वर्ड लगा दीजिएगा करेक्टेड। क्या करेक्ट करके क्या इनको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट एंड थर्ड ईयर का बैलेंस शीट भी देना जरूरी है फॉर कंपैरिजन पर्पस? ठीक है, हाँ जी, देना जरूरी है, along with करंट ईयर का बैलेंस शीट, ओके। तो इनको करंट ईयर का भी बैलेंस शीट देना है, करंट ईयर बैलेंस शीट भी देना है आफ्टर चार्जिंग डेप्री, एंड ये भी थर्ड ईयर का बैलेंस शीट भी एंड प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस शीट देना है आफ्टर चार्जिंग डेप्री। ये सब उनको करना पड़ेगा, इस करेक्शन को इनको ठीक करना पड़ेगा, मतलब इस एरर को उनको ठीक करना पड़ेगा। यही उन्होंने क्वेश्चन में बोला है और यही उन्होंने आंसर के 2 लाइन में बोल दिया है कि भैया इसका इस एरर का रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट होना जरूरी है, इसीलिए इसको थर्ड ईयर का भी बैलेंस शीट को ठीक करो और जल्दी से इस समस्या का समाधान करो। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाते हैं। देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने ये बोला है इंस्टीट्यूट ने
कि एबीसी लिमिटेड जो है वो अपने इन्वेंट्री के वैल्यूएशन मेथड को चेंज कर रहा है। पहले ये फीफो मेथड को फॉलो करता था और अभी इन्होंने बोला है कि नहीं भैया हम फीफो मेथड फॉलो नहीं करेंगे, हम जो है वो अपने अपने मतलब इन्वेंट्री के वैल्यूएशन मेथड को हम पहले करते थे। देखो ये लोग पहले करता था फीफो मेथड और अभी इन्होंने बोला है कि हम वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करेंगे। यानी जो हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन है वो हम लोग फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज किसी भी मेथड पर वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये लोग पहले फीफो मेथड फॉलो करता था और अभी बोला कि फीफो मेथड फॉलो नहीं करके हम लोग इसको वेटेड एवरेज मेथड पर रिकॉर्ड करेंगे हमारे इन्वेंट्री को। अब इनके इस डिसीजन के बाद हुआ ये कि इनका जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, यानी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है, वो इस साल 2001 में जो 10 मिलियन था वो अगले साल 15 मिलियन हो गया, यानी 5 मिलियन से बढ़ गया। और उसका अगला साल वो और 5 मिलियन से बढ़ गया, यानी 15 मिलियन से 20 मिलियन हो गया, यानी 5 मिलियन से और बढ़ गया। अब आपको यहां पर बोल रहा है कि ये जस्ट हुआ ही इसलिए है, ये इफेक्ट ऑफ चेंज हुआ ही इसलिए है क्योंकि आपने फीफो से वेटेड एवरेज में शिफ्ट किया। अगर आप नहीं करते ये जो 10 मिलियन है ना, यही 10 मिलियन रहता हमेशा। ये 5 मिलियन करके बढ़ इसलिए गया बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री। ओके, तो आपको यहां पर इन्होंने देके रखा है कि देखो जब हम लोग फीफो मेथड बनाए थे तो हमारा जो रेवेन्यू था 2 साल का 2001-2 का 296 था, 2002-3 का रेवेन्यू इतना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा इतना था, एक्सपेंस हमारा इतना था और हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना था। रिटेन अर्निंग हमारा इस साल के बिगिनिंग में 31 मार्च 2001 को हमारा स्टार्टिंग में रिटेन अर्निंग 423 था। अब आपको बोल रहा है कि जो ये आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस इंपैक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हम कैसे दिखाएंगे, और कोई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी अगर जरूरी हो तो आप उसका भी एक्सट्रैक्ट बना करके दिखाइए। ओके, चलिए अभी हम आपको बना करके दिखाते हैं। हम आपको इन शॉर्ट में ये समझा देते हैं कि यहां पर चेंजेस की वजह से इन्वेंट्री का ही वैल्यू बढ़ा है 5 और 5 से। ओके, यहां पर चेंजेस की वजह से इन्वेंट्री का ही वैल्यू बढ़ा है, एक बार 5 से बढ़ा, फिर एक बार 5 से बढ़ा, तो इन टोटल में हमारा 10 मिलियन से इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ गया। ओके, तो ये वाला जब ईयर 2001-2 चल रहा है तो 2001-2 में सिर्फ 5 से वैल्यू बढ़ा है। ओके, तो जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ये हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट, हम ऐसे ही रफ में आपको बना के दिखा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम लोग इधर 2 परचेज दिखाते हैं, फिर हम लोग इधर 2 ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं, यहां पर 2 ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड यहां पर दिखाते हैं बाय सेल दिखाते हैं, और यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो अगर बढ़ जाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग फिगर भी बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो सेल का वैल्यू है वो गिरेगा, क्योंकि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद डेबिट साइड का लेस करके आता है। तो क्रेडिट साइड में अगर स्टॉक हमारा 5 बिलियन से पहले कम था और अभी वैल्यूएशन चेंज करने के बाद ये बढ़ा है, तो जब ये क्लोजिंग स्टॉक कम था तब हमारा ये सेल वाला फिगर ज्यादा ले लिए होंगे हम लोग, यानी सोल्ड कितना हुआ वो ज्यादा आ रहा होगा। अभी ये 5 मिलियन से बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं ना कहीं 5 मिलियन से घटेगा, तो ये वाले ईयर में भी ये 5 मिलियन से घट जाएगा करेक्ट फिगर लेने के लिए। तो ये हमारा जो पहले रिकॉर्डेड है एज पर फीफो मेथड के हिसाब से वो 164 है, घटेगा तो ये 159 हो जाएगा, और ये वाला भी इसका अगला साल भी 5 मिलियन से 15 से 20 हो गया तो 5 मिलियन से बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं 173 भी अगर 5 मिलियन से घटेगा तो ये 168 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो चलिए ना हम आपके साथ एक बार बना के दिखाते हैं। ये जो सोल्यूशन है ये बस हम आपके समझाने के लिए दिए हैं, आप इसको एक बार समझ लिए, हम इसको काटते हैं और हम आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले अगर आप बनाएंगे तो आप सबसे पहले पीएल बनाइए। पीएल अगर आप बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई देखो ये हमारा है 2002-3 और ये हमारा है 2001-2। ओके, ये हमारा है 2001-2 और इसको हम बोल देंगे ये हमारा है पर्टिकुलर्स। तो जो रेवेन्यू हम लिखेंगे वो सेम टू सेम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में इन्होंने दे के रखा है। इन्होंने रेवेन्यू कितना दिया है 324,296, 324,296, 324,296। ओके, 296। आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगला आइटम क्या है 173,164 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 173 की जगह हो जाएगा 168। कैसे आया 173 माइनस 5 168। ओके, और जो हमारा 164 है वो 164 माइनस 5 159, तो ये हमारा 159 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने प्रीवियस ईयर पहले दिया है, मतलब राइट साइड दिया है, और करंट ईयर लेफ्ट साइड दिया है। एक्सपेंस में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा बिकॉज हमारा स्टॉक का जो इंपैक्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर पड़ता है। ओके, जो हमारा स्टॉक का इंपैक्ट पड़ता है वो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर पड़ता है, एक्सपेंस पर नहीं पड़ता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक दूसरा फॉर्मूला से भी समझाते हैं दोस्तों। अगर आप बोलेंगे ना कि ये वाला जो आप बताए हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हम आपको एक दूसरा फॉर्मूला से बताते हैं। ठीक है,
हम आपको दूसरा फॉर्मूला से बताते हैं। ये हमारा है, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, आप लोग से ये फाइनल में है, इसीलिए मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ा सा जो दूसरा फॉर्मूला है वो ज्यादा बेटर रहना चाहिए। मान लो कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज है माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं इसी को आप सीओजीएस बोलोगे। ओके, तो अगर आपका ओपनिंग स्टॉक मान लो कि 10 रुपया था, परचेज आपका 20 रुपया है और क्लोजिंग स्टॉक 5 रुपया है, तो कहीं ना कहीं आप इसका आंसर बोलोगे कितना, 25 बोलोगे। लेकिन वही अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप 5 से बढ़ा दो फीफो मेथड चेंज होने की वजह से, तो आपको नहीं लग रहा कि आपका आंसर 20 हो जाएगा। आपका सीओजीएस घट गया, स्टॉक का वैल्यू बढ़ने की वजह से सीओजीएस घट गया। आप ये समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़िए और हम आपको सोल्यूशन समझाते हैं। तो ये 164 168 154 ये घटा दिया आप। घटाने के बाद जो इसका वैल्यू बचा वो आप लिखिए। ओके, रुक जाओ, हम थोड़ा कैलकुलेटर ले लेते हैं। 324 माइनस 168 ये हमारा 156 हो जाएगा, और जो 296 माइनस 159 है ये हमारा 137 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बोल देंगे भाई ग्रॉस प्रॉफिट। ये घटने के बाद आया है, और इसमें से हम एक्सपेंस को एज इट इज माइनस कर देंगे, बिकॉज जो स्टॉक है उसका इंपैक्ट पड़ता है सीओजीएस पर। एक्सपेंस एज इट इज रहता है 8374 83, क्योंकि स्टॉक तो पीएल अकाउंट में नहीं आता है ना, एक्सपेंस का मतलब पीएल अकाउंट का आइटम। 8374 ये दोनों को माइनस कर दीजिए, और अब जो आपका बचेगा आप इसको प्रॉफिट कह दीजिए। ओके, आप इसको प्रॉफिट कह दीजिए। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। ओके, तो 137 में आप 74 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 63, और 156 में आप माइनस कर दीजिए 83, तो आ जाएगा 73। तो यहां तक तो आपका हिसाब मतलब जो खेला है वो खत्म है। अब आपको बोला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बताइए। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, आपको नहीं लगता कि आपके इक्विटी के आपके स्टॉक के वैल्यू के बढ़ जाने के बाद जो आपका प्रॉफिट है वो इंपैक्टफुल हुआ है? आपका प्रॉफिट इंपैक्टफुल हुआ है, प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ा है। पहले जो आपके हिसाब से प्रॉफिट आता था वो 68 आता था और अभी 73 आ गया है। पहले जो प्रॉफिट आता था वो 58 आता था, अभी 63 आ गया है। आपको नहीं लगता, देखो आप जो आपका अभी प्रॉफिट आया है वो 73 63 आया है। तो प्रॉफिट जितना से बढ़ गया, प्रॉफिट का बढ़ा हुआ पोर्शन, और आपका स्टॉक जो बढ़ गया, स्टॉक का जो बढ़ गया वो भी तो आपका फायदा है। क्या ये दोनों फायदा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये किसको बढ़ाएगा? ये रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाएगा, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग में आप एक काम करिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए जो रिवाइज्ड फिगर है वो लिख लीजिए, और इधर आप लिख लीजिए ओरिजिनल फिगर लिख लीजिए। तो ओरिजिनल में हमारा रिटेन्ड अर्निंग कितना था वो मुझे बताइए। 423। आप यहां पे ऊपर में लिख लीजिएगा, रुपीज इन मिलियन है ये, रुपीज इन मिलियन। ओके, और यहां भी आप लिख लीजिएगा रुपीज इन मिलियन, क्योंकि ये इस बात का मार्क्स काट लेते हैं ये लोग कि आपने वो नहीं लिखा कि ये किस फॉर्म में है। रिटेन्ड अर्निंग हमारा पहले कितना था? 423, तो हम यहां पर लिख देते हैं 423 बाबू। लेकिन क्या यहां पर भी हमारा रिटेन्ड अर्निंग 423 है? यहां 423 है तो ओके, लेकिन हम इसमें इंक्रीज, या हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना से बढ़ा? इन्वेंट्री टोटल में कितना से बढ़ा? रिवाइज्ड फिगर जब आप दिखाएंगे ना, तो आप सीधा लास्ट जो आपका करंट ईयर है तब तक का दिखा दीजिएगा रिवाइज्ड फिगर। आपका करंट ईयर क्या है? 2002-3 है, 2002-3 आपका करंट ईयर है। तो 2002 एंड 2003 तक का आपका जो इन्वेंट्री का वैल्यू है वो कितना से बढ़ गया था? 5 + 5 टोटल 10 से बढ़ गया था। आपका 5 + 5 टोटल 10 से वैल्यू बढ़ गया था। ओके, एक ही बार आप टोटल करके दिखा रहे हैं। तो ये आपका हो गया 423 में 3 ऐड कर दिए तो 433, और ये वाला तो सेम टू सेम ही रह जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला सेम टू सेम ही रह जाएगा। लाइन यहां पर हम लोग नहीं देते हैं। एक तरह से देखते हैं इंस्टीट्यूट ने लाइन दिया है कि नहीं। हाँ, इंस्टीट्यूट ने लाइन तो दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग जो है वो करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। ओके, या प्रीवियस ईयर का पहले प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये वाला जो रिटर्न अर्निंग है ये 2 साल का प्रॉफिट तो इसमें ऐड होगा ही, क्योंकि ये जो रिटर्न अर्निंग है वो 31 मार्च 2001 का दिया है। तो उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ 31 मार्च 2002 का 63, और उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ 31 मार्च 2003 का 73, ये दोनों ऐड होगा रिटेन्ड अर्निंग में, तब तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो आप बोलिए प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है भाई? 63 प्लस करंट ईयर प्रॉफिट 73, सब ऐड कर दीजिए। ऐड करके कितना आएगा? अब इसको आप देखिए, ये 63 जो है वो पहले कितना था? ये 63 पहले था 58, और ये 73 पहले कितना था? ये था 68। ओके, आप जाके जब देखेंगे ना तो ये पहले 58 68 था। तो ये ओरिजिनल फिगर आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। अब इसका टोटल आप कर लीजिए, 433 + 63 + 73,
तो आप करेंगे तो यहाँ पर 569 आ रहा है। ओके, आप देखिए इंस्टीट्यूट का आंसर देखिए, इन्होंने 569 लिखा है, लेकिन जब आप उसमें वो दोनों ऐड करेंगे तो आपका 549 आएगा। ओके, जब इस फिगर को आप यहाँ पर लिखेंगे कि भैया ये जो है ना ये आपका 423 ही रह गया है यहाँ पर, तो 423 में जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो आपका फिगर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 549। आपको सिर्फ यही दिखाना था और तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। आप इंस्टीट्यूट का आंसर देख लीजिए और कुछ नहीं है, बस यही दिखाना था। ओके, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं, बहुत ही सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं अभी। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बताने के पहले हम आपको ये बोल दे रहे हैं कि आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में सीए फाइनल का एग्जाम दीजिएगा, उस अटेम्प्ट के 4 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दिखेगा अपलोड किया हुआ। ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में हम लोग एग्जाम के 4 मंथ बिफोर उस अटेम्प्ट का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफआर का हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। एंड जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी वो चार्जेबल है, तो आप गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एलिट सीए पर सर्च कर लीजिएगा। और फिलहाल आप इस नंबर को सेव कर लीजिए 9007746507। क्या पता आप उस टाइम में आपको याद ना रहे, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल करके ये वाले नंबर को सेव कर लीजिए। मेरा नाम रवि है, रवि शंकर मिश्रा। आप इस नंबर को सेव करके आप ये रख लीजिए कि जिस किसी भी अटेम्प्ट में आप एग्जाम देंगे उस अटेम्प्ट में मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके, अगर आपको यूट्यूब पर ना दिखे तो आप एफआर गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मेरे से ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट फ्री है और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। एटलीस्ट फ्री वाले सब्जेक्ट को आप देख करके आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मैंने बहुत ही मेहनत से वो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है जो कि 80+ मार्क्स के उसी में से आपको दिखेगा। ओके, हजारों स्टूडेंट उसका बेनिफिट उठाते हैं और आपके लिए भी वो उतना ही बेनिफिट रहेगा जितना अभी तक प्रीवियस अटेम्प्ट तक लोगों ने उसका बेनिफिट उठा करके एग्जाम को क्लियर किया है। ओके, जनरली ज्यादातर वैसे लोग ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करके क्लियर करते हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि जो सीए फाइनल का प्रिपरेशन है वो बहुत ही एक तरह का टफ है, एक लूप है और उस लूप से निकालने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफ है। तो चलिए अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाते हैं। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। और अगर आपका एसपीओएम का कोई भी ग्रुप नहीं निकला है तो उसका ऑल सेट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं फ्री में, वो आप कोई भी देख सकते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ऑल पेपर का। ओके, फिलहाल चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, शुरू करते हैं। देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें इन्होंने ये बोला है कि एक कंपनी है चेरी लिमिटेड, इसने अपने इस गलती को निकाला कि देखो 2000 जो 3-4 है और जो 2004 एंड 5 है, एक गलती इन्होंने इसमें ये किया है कि इन्होंने कुछ इन्वेंट्री को सेल कर दिया है जिस इन्वेंट्री का वैल्यू है 6,500 और उसको इन्वेंट्री में गलती से उन्होंने ऐड कर दिया है। ओके, इन्वेंट्री में यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री में इन्होंने गलती से ऐड कर दिया है। ओके, तो जिसका इंपैक्ट अगले साल इनको 2004-5 में ये पता चल गया ये गलती, तो 2004-5 का बैलेंस शीट बनने के टाइम में तो इसका इंपैक्ट ओपनिंग इन्वेंट्री में है। कहने का मतलब है जो इन्वेंट्री सेल हो गया है वो पिछला साल क्लोजिंग इन्वेंट्री में एडेड है, तो करंट ईयर में ओपनिंग इन्वेंट्री में भी तो एडेड है 6,500 का वैल्यू। तो इन्होंने बोला कि देखो जो मेरा करंट ईयर का सेल है वो 1,04,000 है, जो करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसमें ये 6,500 जो है वो करंट ईयर में इंक्लूडेड है, 6,500 करंट ईयर में इंक्लूडेड है। ओके, और जो हमारा टैक्स का वैल्यू है वो ये है। ये एक्चुअली में टैक्स का वैल्यू ही गलत कैलकुलेट होकर के आया है क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 6,500 इंक्लूडेड है। और प्रीवियस ईयर का इन्होंने बोला कि हमारा सेल ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है और इसी पर जो है हमारा 30% का टैक्स निकलता है और मतलब इस पर टैक्स का अमाउंट ये है, प्रॉफिट ये है और बेसिक अर्निंग पर शेयर इन्होंने ये निकाल करके दिया। इन्होंने नीचे बोला कि हमारे पास टोटल जो है वो करंट ईयर में हमारा रिटेन अर्निंग 2003-4 में ओपनिंग हमारा रिटेन अर्निंग 20,000 है। अब आप खुद सोचो, जब इन्होंने ओपनिंग बोला 2003-4 का, इसका मतलब 1 अप्रैल 2003 का बोला इन्होंने और इनका गलती ही हुआ है 2003-4 में एंड 4-5 में इनका गलती हुआ है। कहने का मतलब है कि जो ये ओपनिंग फिगर है उसमें कोई गलती नहीं है, ये पूरा करेक्ट है। जो इन्होंने क्लोजिंग फिगर दिया है रिटेन अर्निंग का 34,000 यानी इस डेट का ईयर एंड का जो इन्होंने क्लोजिंग फिगर दिया है ये गलत है, ये हम लोग नहीं ले सकते, ये हम लोग को सही करना पड़ेगा, यानी 20,000 करेक्ट है। बाद में इन्होंने बोला कि इनकम टैक्स रेट हमारा 30% है, इनकम टैक्स रेट हमारा 30% है और जो और कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं और हमारे पास 5,000 शेयर है, 10 रुपीज ईच करके 50,000 इसका वैल्यू है। आप प्लीज मुझे बताइए कि हम इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इसको सही करने के चक्कर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे क्या करना पड़ेगा और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज आप मुझे ये बताइए। हम आपको करके बताते हैं, हम आपको एक रफ समझाते हैं, आप खुद ही सोचो कि फॉर्मूला क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओके, इक्वल टू क्या होता है, सीओजीएस होता है। ओके, मान लो कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा 10,000 था, परचेज हमारा 20,000 था। ओके, एंड क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा था, हम आपको जस्ट समझा रहे हैं, ये एग्जांपल के लिए यूज कर रहे हैं। मान लो हमारा क्लोजिंग स्टॉक
है मान लो ना कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक 8000 है, मान लो फॉर एग्जांपल 8000 है, तो क्या आपका जो सीओजीएस आएगा, ये हम निकाल रहे हैं 2003-4 के लिए, ध्यान दीजिएगा 2003-4 के लिए, क्योंकि यहां पर जो क्या आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो 30 में से 8 को माइनस करोगे 22,000 आएगा। ये आपका जब गलती नहीं था, लेकिन मान लो कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको आपने क्या किया कि 6,500 से बढ़ा दिया था क्लोजिंग स्टॉक को, यानी क्लोजिंग स्टॉक को आप 8,000 जो आपको लेना चाहिए था सही में, आप वो 8,000 नहीं लेकर के आप 14,500 ले लिए थे। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि 30,000 में से 14,500 माइनस करोगे तो जो 22,000 सही अमाउंट था वो ना आकर के 15,500 आ जाएगा। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि 2003-4 में जो हमारा सीओजीएस आया हुआ है वो घटा हुआ है 2003-4 में, यानी 2003-4 में हमारा सीओजीएस बढ़ना चाहिए 6,500 से, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं रहता सेल करने के बाद तो सीओजीएस हमारा ज्यादा आता। इसका मतलब ये हम लोग समझे कि 2003-4 का सीओजीएस बस 6,500 से बढ़ेगा। दूसरा चीज समझो, अब आते हैं 2004-5, ओके। अब हम फिर से लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओके, इक्वल टू सीओजीएस। आपको ये नहीं लगता कि परचेज हमारा 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक मान लो, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर कुछ अलग ले लेते हैं बिकॉज इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कुछ अलग हो सकता है, तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक 6,000 ले लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जो हमारा जो रहना चाहिए, मान लो क्लोजिंग स्टॉक हमारा रहना चाहिए था 10,000, तो यहां पर जो हमारा सीओजीएस आएगा वो हमारा 30 में से 6 को माइनस करोगे तो 24,000 आएगा। लेकिन हमने गलती से क्या किया है कि पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा ले लिया है, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा ले लिया है, जिसकी वजह से इस साल का ओपनिंग स्टॉक हमारा 6,500 से ज्यादा हो गया है। कहने का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक जो 10,000 होना चाहिए था वो हमारा हो गया है 16,500। तो हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा ओपनिंग ऐड हो रहा है सीओजीएस के कैलकुलेशन में, क्लोजिंग लेस हो रहा था इसीलिए उसका इंपैक्ट अलग था, ओपनिंग ऐड हो रहा है तो अब हमारा हो जाएगा 16,500 प्लस 20,000 और माइनस 6,000, तो ये हमारा 30,500 हो जा रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये करेक्ट फिगर है, ये गलत फिगर है? यानी जो हमारा 2004-5 का सीओजीएस है वो बढ़ा हुआ है, उसको घटाना है 6,500 से। क्या आप ये समझ गए हैं? अगर आप ये समझ गए हैं तो हम आपको ये चीज बताते हैं कि ये मैंने आपके समझाने के लिए यूज किया है। अभी जो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे वो हम आपको एज पर जो सही वाला हिसाब किताब है वो बताएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। यहां पर हम आपको दो ठो कॉलम देते हैं, 2004-5 पहले बना लेते हैं और 2003-4 बाद में बना देते हैं और इसका नाम दे देते हैं पर्टिकुलर्स। तो हमारा जो सेल का अमाउंट है वो सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सेल क्या दिया है क्वेश्चन में आप देख लो, सेल हमारा दिया है इन्होंने 73,500 दिया है और 1,04,000 दिया है। हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी वही दिया है 73,500 1,04,000, तो 1,04,000 और 73,500। तो क्या जो सीओजीएस है उसको ठीक करने का जरूरत है? जो हमारा करंट ईयर का सीओजीएस है 86,500, इसमें 8,600 घटाना है क्योंकि 2004-5 में बढ़ा हुआ है तो वो घटाना है। तो 86,500 में से 6,500 जो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड है वो घटाना है, यानी क्या सीओजीएस 80,000 ही लेना है। और जो पिछला साल का है कितना है 53,500 यहां पर दिया हुआ है, इसमें हमको ऐड करना है पिछले साल, यानी 53,500 में 6,500 ऐड करोगे तो ये 60,000 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। ओके, माइनस कर दो ना, जो प्रॉफिट आएगा इसको देखो, इंस्टीट्यूट ने भी यही लिया 8,000 60,000, तो 24,000 13,500, 24,000 13,500। अब इसके बाद का हिसाब किताब सही है ना, इसके बाद क्वेश्चन में टैक्स माइनस किया है, आप भी टैक्स माइनस कर दो, इन्होंने 30% बोला है, 24,000 का 30% 7,200 आ जाएगा और 13,500 का 30% हमारा 4,050 आ जा रहा है, ये माइनस कर दीजिए। तो अब हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, कितना आ जाएगा भाई, माइनस कर दीजिए 13,500, तो ये आ जाएगा 9,450 और ये हमारा 24,000 माइनस 7,200, ये आ जाएगा 16,800। ठीक है, तो ये हमारा सही वाला प्रॉफिट हो गया। अब हमारा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ए बोल दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को बी बोल दो और ईपीएस निकाल दो ना भाई, ए बाई बी कर दो। ओके, और ए बाई बी करोगे तो 16,800 डिवाइड बाई 5,000 3.36 पर शेयर, ये आपका रुपीज है, और ये 9,450 डिवाइडेड बाई 5,000 हो जाएगा 1.89 पर शेयर। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बोला था, ये तो सबसे हमको मतलब सबसे इजी मेरे को लगता है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ कैसे इजी लगता है वो हम आपको बताते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी,
स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बोलता है कि जो हमारा रिटेन अर्निंग है वो क्या बढ़ना चाहिए किसी भी आइटम की वजह से। तो हमारा रिटेन अर्निंग जो है वो कैसे निकलता है, सबसे पहले तो यहां पर देखो 2 कॉलम हम इसलिए बनाए हैं, और जब हमारा 2 कॉलम होता है तो हम लोग को एक तीसरा कॉलम भी बनाना पड़ता है। 2 कॉलम इसलिए बनाए क्योंकि क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे दिया है। इक्विटी में क्या आता है आप मुझे खुद ही बोलो, इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, यही 2 आइटम तो आता है इक्विटी में, इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वर्ड यूज किया। तो शेयर कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो लिखना पड़ेगा ना दोस्तों। शेयर कैपिटल कितना दिया है वो मुझे बोलो, शेयर कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में, 50,000 दिया है, ये लास्ट तक वही रह जाएगा, 50,000 ही रह जाएगा लास्ट तक, ये लास्ट तक 50,000 ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 50,000 ही रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके देख लेना आप, ओके ये लास्ट तक 50,000 ही रह जाएगा, इसको करते हैं यहां तक, यहां पर क्लोज, और ये हर जगह डैश ही रहेगा, ये लास्ट तक 50,000 ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या इक्विटी में सिर्फ शेयर कैपिटल आता है, नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग जब आप दिखाएंगे तो आपको एक टोटल भी दिखाना पड़ेगा। तो आपका रिटेन्ड अर्निंग का सही वाला फिगर क्या है जिस पर कोई आंच नहीं लगा हुआ है, जिसमें कोई भी गलती नहीं हुआ है, वो है 20,000 ओपनिंग बैलेंस। तो आप 20,000 बिगिनिंग का ले लो और इसका टोटल 70,000 बोल दो, और इसमें आप ऐड कर दो प्रॉफिट दोनों साल का, प्रॉफिट की वजह से रिटेन्ड अर्निंग तो बढ़ेगा। प्रॉफिट आपका जो है वो कौन सा ईयर का है, 2003-4 का और 2004-5 का, ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट अभी आप निकाले हो जो सही वाला प्रॉफिट वो ऐड करना, ये 16,800 9450 तो ये हो जाएगा आपका, तो पहले तो आप लिखोगे ये ऊपर वाला 9450 और फिर लिखोगे 16,800, इसको आप ऐड कर दो इसमें, और यही यहां पर आप लिखोगे, यही आपका यहां पर टोटल हो जाएगा 9450 16,800। ओके, तो आप जब इसका टोटल करोगे तो आप बोलोगे कि भैया आप पहले 20,000 थे और बढ़ गए आप 9450 से, फिर आप बढ़ गए 16,800 से, तो ये हो गया आपका 46,250। ओके, और जो टोटल है वो उसमें 70,000 ऐड कर दीजिए ना, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 96,250। आप देख लो ना, टोटल यही होगा हमारा, सी इंस्टीट्यूट का भी आंसर यही है, देख लो यही है। क्या हम लोग को यही बोला था या हम लोग को कुछ और भी बोला था जो नीचे में इन्होंने दिखाया उसका इफेक्ट डिक्रीज डिक्रीज, ये हम लोग को नहीं बोला, ये हम लोग को नहीं बोला था बनाने, तो ये उन्होंने अपने मन से सी इंस्टीट्यूट ने बनाया उसका इम्पैक्ट डिक्रीज इंक्रीज ये वो, तो इसका नॉट रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड जो लास्ट वाला पोर्शन है, यहीं पर हमारा सोल्यूशन खत्म हो जा रहा है। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो बताते हैं। ओके, देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये उतना बड़ा मतलब ये नहीं है, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन है ये बहुत ही सिंपल सा, इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल वे में दिया जा सकता है। 2003-4 का समय था, आफ्टर दैट एंटिटीज 31 मार्च 2003 यानी 2003-4 में जब 31 मार्च 2003 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल मिल गया था, उसके बाद ये पता चला लेटेस्ट डिफेक्ट इन कंपोजिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय एंटिटी वाज डिस्कवर्ड, यानी बैलेंस शीट पिछले साल का फाइनल होने के बाद 2003-4 में ये पता चला कि पिछला साल में हमारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था कुछ सामान में। ओके, लेकिन उस डिफेक्ट को उसी साल पता करना पॉसिबल नहीं था, वो इसी साल पता चलने वाला था। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ latent defect, the entity incurred 1 lakh of unanticipated cost for fulfilling its warranty obligation in respect of sale made before 31st March 2003। अब 31st मार्च 2003 का पहले का जो गलती था, क्या वो उसी टाइम में पता किया जा सकता था? अगर पता किया जा सकता तब तो वो एरर है, लेकिन अगर वो पिछला साल का जो है वो पिछला साल में पता ही नहीं चल सकता था, क्योंकि जब कोई उसको यूज करेगा तभी अगले साल तक पता चल पाएगा कि इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है, आफ्टर यूज ही पता चलेगा अगला साल, तब हम उसको एरर तो नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम जिसको कंसीडर कर रहे हैं। अब समझ गए होंगे आप एरर और प्रायर पीरियड आइटम में क्या फर्क है। एरर का मतलब वो होता है कि पिछले साल आप कोई एक्सपेंस को सैलरी में ना दिखा करके आप गलती से दूसरा हेड में रेंट में दिखा दिए, तो बैलेंस शीट तो आपका मैच कर गया, लेकिन इस साल आपको पता चला तो वो एरर है। लेकिन अगर कोई सामान ऐसा है जिसका पिछले साल आप ये मतलब आप पता ही नहीं कर सकते कि इस सामान में डिफेक्ट है कि नहीं, वो 1 साल या 3-4 महीना यूज होने के बाद ही पता चलेगा कि डिफेक्ट है कि नहीं, और वो अगला साल पता चला, उस समय में पता करना अनएंटिसिपेटेड था, तो एरर ना बोल के उसको प्रायर पीरियड आइटम बोलेंगे। ठीक है, तो उस 31 मार्च 2003 के पहले जितना भी सेल हुआ था उस सभी सेल के वारंटी को ठीक करने के लिए, डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कंपनी का यहां पर 1 लाख रुपए का खर्चा लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन एडिशनल 20,000 was incurred to rectify the latent defect in product sold during 2003-4। लेकिन क्या ये उन्होंने करंट ईयर में भी सेल किया है? ये तो पिछला साल 1 लाख रुपया देकर सल्टाओ, 1 लाख रुपया खर्चा करो, उस डिफेक्ट को सेटल कर दो, खत्म कर दो। क्या करंट ईयर 2003-4 में भी कोई सेल हुआ है? तो जी हाँ, 20,000 रुपया का सेल हुआ है। मतलब जो आपका करंट ईयर का सेल है, एडिशनल 20,000 वाज इनकर्ड टू रेक्टिफाई द, मतलब करंट ईयर भी आपको 20,000 खर्चा करना पड़ा उस
उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। बिफोर द डिफेक्ट वाज डिटेक्टेड एंड प्रोडक्ट प्रोसेस रेक्टिफाइज 5000 ऑफ विच रिलेट टू एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2003। तो इस 20,000 में 5,000 ऐसा अमाउंट है जो 31 मार्च 2003 के इन्वेंट्री से रिलेटेड है, जो बच गया था, क्योंकि जो पिछले साल सेल हो गया, अच्छे से सुनना दोस्तों, जो पिछला साल जो प्रीवियस ईयर सेल हो गया उसको ठीक करने के लिए 1 लाख रुपया दिए हम लोग। ओके, जो पिछला साल बच गया क्लोजिंग इन्वेंट्री और जो करंट ईयर में सेल किए, क्योंकि पिछला साल जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गया उसको तो करंट ईयर में सेल किए ही होंगे, तो उसको जब करंट ईयर में सेल किए और एडिशनल यूनिट भी सेल किए, उस दोनों को ठीक करने के लिए 20,000 रुपया देना पड़ा। तो उस 20,000 में 5,000 रुपया ऐसा अमाउंट है जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया था, जिसका डिफेक्ट इस साल सेल होने के बाद यूज करेगा तब पता चलेगा, उससे रिलेटेड है। यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। The defective inventory was reported at a cost of 15,000 at the 2002-3 financial statement when its selling price less the cost to complete sale it was estimated at 18,000। कहने का मतलब है कि जो डिफेक्टिव इन्वेंट्री है वो पिछले साल हम लोग दिखाए थे 15,000 पर, और जिसका इस साल उसको थोड़ा बहुत और उसमें कॉस्ट टू कंप्लीट लगा करके 15,000 को 18,000 में हम लोग बेचने वाले थे। पिछले साल से रिलेटेड बोल रहा है, यानी जो 5,000 रुपया जो डिफेक्टिव सामान को ठीक करने के लिए पिछले साल के इन्वेंट्री के पीछे लगा है, उस 5,000 वाले सामान का कॉस्ट प्राइस 15,000 था, थोड़ा सा उसमें कॉस्ट टू सेल लगा करके उसको 18,000 में करंट ईयर में बेचे थे हम लोग। यहां तक आप समझ गए होंगे। ओके, द अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड इन द प्रिपेयरिंग 31 मार्च 2003 financial statement were inappropriately made using all reliable information। ओके, where financial statement were appropriately made, यानी पिछले साल का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया ना तो हम कोई गलती नहीं किए, हम appropriately reliable information को ही कंसीडर करके बनाए थे। could reasonably be expected to have obtained and taken into account in the preparation and presentation of financial statement। यानी पिछले साल बनाने टाइम में कोई गलती नहीं किए थे। एरर फेरर मत बोल देना। एनालाइज द अबव सिचुएशन इन अकॉर्डिंग विद द रेलेवेंट इंड एएस। अब इन्होंने यहां पर बोला है, इनका आंसर जो है ना बहुत ही बड़ा ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ज्ञान, ज्ञान का बात, इसको छोड़िए, ये सब ज्ञान का बात। ओके, अब इनका जो एक्चुअल में जो आंसर है वो हम आपको बताते हैं, आपको कहां से लिखना है एग्जाम में, यानी ज्ञान कहां से खत्म हो रहा है, ये इनका ज्ञान यहां पे आके खत्म हो जा रहा है। ओके, अब आपको क्या बोलना है? अब आपको बोलना है कि देखिए डिफेक्ट जो है, अब आपको बोलना है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन आपको ये बोलना है कि देखिए यहां पर 1 लाख जो प्रोविजन का इन्होंने खर्चा किया वो पिछले साल से रिलेटेड खर्चा कर दिया। ठीक है, पिछले साल से रिलेटेड इन्होंने खर्चा कर दिया। अब नोट 1 में ये कुछ और बोल रहे हैं, इनका ये कहना है कि इन्वेंट्री का जो है वो कॉस्ट था 15,000, सेल करने वाले थे 18,000 पर। तो जो इसका ये है, मतलब एक तरह से आप समझ लो कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कंप्लीट 18,000 था, मतलब इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट अ लोअर कॉस्ट ऑफ 15,000 एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पर जो 18,000 ओरिजिनली एस्टिमेटेड माइनस 5,000 कॉस्ट टू रेक्टिफाई द लेटेंट डिफेक्ट, यानी आप समझ लो कि आपका कॉस्ट कितना था पिछले साल के इन्वेंट्री का, वो कितना था? 15,000 था। ओके, एंड आपका जो उसका सेलिंग प्राइस था वो कितना था? 18,000 था। लेकिन इस 18,000 में सामान को बेचने में 5,000 आपका तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी लग गया। उसी से रिलेटेड जो 20,000 करंट ईयर में खर्चा किया उसमें तो 5,000 पिछले साल का बचा हुआ इन्वेंट्री का भी है, तो आपको तो मिलेगा 13,000 ही। तो कहीं ना कहीं आप इस 13,000 में ना दिखा करके इन्वेंट्री को 15,000 में जो दिखाए हो, सिर्फ यही एरर और बच गया जो आपको ठीक करना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं किया। ये गलती आपको ठीक करना है। इन्होंने बोला कि जो आपका इन्वेंट्री जो आपका 15,000 वाला, जो आप 13,000 होना चाहिए था, 18,000 माइनस 5,000 करके 13,000, वो आप 15,000 लिख दियो। प्लीज इसको ठीक कर दीजिए, इसको ओवर स्टेटमेंट हो गया, आप इसको ठीक कर दीजिए, पहला एरर कर दीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रायर पीरियड एरर, हम इसको प्रायर पीरियड एरर नहीं बोलेंगे। आप ध्यान में रखिए, हम आपको जो इसका आंसर बताते हैं, ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आप बोलोगे ये प्रायर पीरियड एरर नहीं है। ओके, हम इसको बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम बोलेंगे। ओके, आइटम बोलेंगे। ओके, यहां पर क्या है कि हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 1 लाख फॉर प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर। हम करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे पिछले साल के खर्चा को। आगे बढ़ते हैं, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रीवियस ईयर, वो हमारा कितना है? वो मुझे आप बताइए। 15,000 है। और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है? सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, ये हमारा 18,000 है, लेस रेक्टिफिकेशन कॉस्ट
ये हमारा हो गया कितना, हमारा रेक्टिफिकेशन कॉस्ट 5000 है, तो इसका नेट करके अगर बाहर करेंगे तो ये हमारा 13000 जाएगा। तो अगर हम लोअर लेंगे, टेक लोअर फिगर, लोअर अगर लेंगे तो 13000 हो जाएगा। तो हम इन्वेंट्री को ओवर प्राइस कर दिए हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बाय 15,000 माइनस 13,000, थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं दोस्तों, 13,000 इक्वल टू 2,000। ये ठीक है बस, और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। एक बार और इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला कि ये हमारा जो है वो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, बिकॉज हम लोग को बाद में पता चला भाई कि ये एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। फिर इन्होंने बोला कि हम यहाँ पर कंपनी सब कुछ सही है भाई, उन्होंने खुद ही रिलायबल इंफॉर्मेशन लिया है, अप्रोप्रिएट ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। इसको एरर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही जो है वो अप्रोप्रिएट लिया है, अप्रोप्रिएट, कंपनी ने अप्रोप्रिएट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ही लिया है सारा कुछ। ओके, तो उन्होंने सारा कुछ अपने मन से सही किया है, हम कुछ उनको गलत नहीं बोलेंगे, बस उनको ये बोलेंगे कि जो एडिशनल कॉस्ट अभी आपका लग रहा है उसको आप पीएल में दिखा दीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपको अभी करवाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली में पूछो तो सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 7 ही नया ऐड हुआ था, यानी जो इंस्टीट्यूट का नवंबर 23 तक मटेरियल था उसमें टेस्ट योर नॉलेज में ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 to 6 है वो तब टेस्ट योर नॉलेज में था। ये क्वेश्चन नंबर 7 ही एक्चुअली में नया ऐड हुआ है। चलिए हम आपको ये करवाते हैं, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन में सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया, यानी जो आप अभी इंड AS 8 पढ़ रहे हो, ये आप क्या पढ़ रहे हो मुझे बताओ। ये आप पढ़ रहे हो प्रायर पीरियड एरर, प्रायर पीरियड एरर, ओके। फिर आप इसमें पढ़ रहे हो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और फिर आप इंड AS 8 में पढ़ रहे हो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट। आप बिलीव करो कि एक ही क्वेश्चन नंबर 7 में प्रायर पीरियड एरर भी दे दिया, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी दे दिया, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी दे दिया, तीनों का एग्जांपल दे दिया। और इन्होंने क्वेश्चन के लास्ट में ये बोला भी है कि देखिए हम इस क्वेश्चन में प्रायर पीरियड एरर, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट दिए हैं, तीनों में गलती की है हम। आप प्लीज इस तीनों का करेक्शन क्या होगा ये मुझे आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल और आप चेंजेस इन इक्विटी और क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट में, ये तीनों के सहारे आप इस तीनों को करेक्ट करिए, यानी पीएल, चेंज इन इक्विटी एंड डिस्क्लोजर देकर के आप अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंजेस में, प्रायर पीरियड एरर में और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को कैसे ठीक करेंगे ये बताइए। यानी ये क्वेश्चन मिक्स है तीनों ही तरह के एरर का। तो पहले हम इसको हटाते हैं और हम आपको 1 by 1 आइडेंटिफाई करवाते हुए ये बताते हैं कि इन्होंने क्या गलती किया। पहले हम आपको इनका गलती बताते हैं ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगे। क्वेश्चन एक बार समझ गए तो आंसर बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में यहां से लेकर के जो यहां तक पोर्शन है ये अभी आप किए हुए हो, थोड़ी देर पहले ही किए थे। आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2002 का जब, अच्छा देख लो यहां पर जो ईयर है ना वो 2002-3 का है, करंट ईयर है, और जो ईयर है 2001 एंड 2 का ये प्रीवियस ईयर है। आप इस चीज का ध्यान में रखना। तो ये लोग क्या किया कि 31 मार्च 2002 यानी प्रीवियस ईयर का जब बैलेंस शीट खत्म हो रहा है 31 मार्च 2002 को, तो उस समय में इन्होंने एक सेल्स रिपोर्ट किया है 73,500 का, 53,500 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड किया है, 6,000 का इनका इनकम टैक्स है, 20,000 का इनका ओपनिंग रिटेन अर्निंग है जो कि इस साल का बिगिनिंग में था, इस साल का बिगिनिंग में था। रिटेन अर्निंग इनका कितना है भाई, 20,000 का है, और इस साल का क्लोजिंग में इनका 34,000 का है। तो ये इस साल का बिगिनिंग में इनका 20,000 का है और इस साल का क्लोजिंग में इनका 34,000 का है। क्या इस साल में अगर वो कोई गलती किए होंगे तो भी जो बिगिनिंग का बैलेंस है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 में ये गलती की है, तो ओपनिंग बैलेंस जो रिटेन अर्निंग का है ये तो पूरा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इनका क्लोजिंग बैलेंस गलत होगा क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 में ये कुछ गलती किए होंगे जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग अमाउंट गलत आ रहा है। तो ये अमाउंट मेरे लिए किसी काम का नहीं, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी इनका ये दिया हुआ जो गलती है वो हम लोग सुधारेंगे। तो इन्होंने बोला कि देखिए भैया हम आपको खुद ही गलती बता देते हैं कि जो यहां पर 31 मार्च 2002 का फिगर लिखा हुआ है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल तो हो गया, लेकिन मुझे 2001-2 का गलती मुझे अगले साल पता चला कि इन्वेंट्री में 31 मार्च 2002 को 6,500 का ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 6,500 गलती से ऐड हो गया है। ओके, इनकरेक्टली ऐड हो गया है। तो अगर यहां पर गलती से वो ऐड हो गया तो डेफिनेटली यहां पर उसको घटाना चाहिए, और अगर यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये गलती से एडेड है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसका इंपैक्ट अगले साल भी पड़ा होगा। ओके, यानी यहां पर अगर वो एडेड है तो इसका इंपैक्ट अगले साल भी पड़ा होगा। तो अगर यहां पर एडेड है
इसका मतलब यहां पर वो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कैलकुलेशन में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर कुछ एडेड वर्ड बोल रहा है, इसका मतलब वो ओपनिंग स्टॉक में एडेड है, क्योंकि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक यहां प्लस में है और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कुछ इंक्लूडेड है, इसका मतलब वो ओपनिंग स्टॉक में है। मैथ आप समझ ही गए होंगे। ओके, तो इन्होंने बोला इंक्लूडेड है, इसका मतलब वो ओपनिंग स्टॉक में था। ओके, आप यहां तक समझ गए होंगे। यानी ये वाला एरर इनका करंट ईयर में है, मतलब 2001-2 में इन्होंने ये गलती किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनका गलत है। तो यहां तक जो इनका गलती है, आप ये कह लो प्रायर पीरियड एरर। हम आपको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि कौन सा प्रायर पीरियड एरर है, कौन सा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन सा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। यहां तक तो इनका खेला खत्म हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि वाई लिमिटेड अपने चेंज कर दिया मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री को, पहले कॉस्ट मॉडल पर करते थे, अभी ये फेयर वैल्यू मॉडल पर रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं। यहां से लेकर के यहां तक इनका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। यानी ये पहले इन्वेंट्री को कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड करता था, अभी ये फेयर वैल्यू मॉडल पर रिकॉर्ड कर रहा है। ये इनका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि ये जो वाई लिमिटेड है, ये किसी जमाने में जो है, आज से बहुत साल पहले, 6 साल मतलब मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले अपने एक एसोसिएट में 3000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, उसके शेयर को खरीदा था। और वो वाला शेयर मार्केट में तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आज के डेट में फेयर वैल्यू उसका निकाला जाए किसी रिलायबल एस्टीमेट को यूज करके, तो उस 3000 को जो वो एक जमाना में बहुत साल पहले लगाए थे, उसका आज के डेट में जो वैल्यू है, यानी 31 मार्च 2003 को जो वैल्यू है वो 25,000 है। ओके, देखो अगर आज के डेट में वैल्यू निकाला जाए तो, और 31 मार्च 2000, रुक जाओ, यानी आज के डेट में अगर वैल्यू निकालें करंट ईयर का, करंट ईयर है 2002-3, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा करंट ईयर है 2002-3, तो करंट ईयर में इसका वैल्यू 31 मार्च 2003 को हो गया है 25,000, और प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू 2001-2 में हो गया है 20,000, और प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग में 2001 ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग में इसका वैल्यू था 18,000। समझ गए होंगे। यानी करंट ईयर में 25,000 है, करंट ईयर का एंड में, प्रीवियस ईयर के एंड में है 20,000, एंड प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग में, यानी थर्ड ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले वाले ईयर का क्लोजिंग फिगर है 18,000। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये इनका एक तरह से अपने इन्वेस्टमेंट का इन्होंने बोला कि मेरा वैल्यू बढ़ गया, तो ये एस्टिमेशन इनका बढ़ा, तो आप इसको बोल सकते हो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ओके, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का इन्होंने 2-3 एग्जांपल दे दिया। अब इन्होंने एक चीज बोल दिया कि देखो जो हमारा ये है, मतलब हम जो एक मशीन खरीदे थे एक जमाने में, उस मशीन में हम गंदा वाला तेल डाल करके मशीन में प्रोडक्शन करते थे, तो मुझे लगा कि मशीन ज्यादा नहीं चलेगा, मशीन 4 ही साल चलेगा, लेकिन बाद में हम बहुत अच्छा इंप्रूव्ड लुब्रिकेंट, यानी इंप्रूव्ड वाला अच्छा वाला साफ सुथरा वाला तेल यूज करने लगे मशीन में, तो मेरे को लगा कि 7 ईयर चलेगा। तो हम जिसको 4 ईयर मान लिए थे, उस मशीन को हम 1 अप्रैल 2000 ईयर को खरीदे थे, 1 अप्रैल 2000 ईयर को खरीदे थे 6000 में। ओके, तो हम इसको 4 ईयर मान लिए थे कि 4 ही ईयर चलेगा, तो 6000 डिवाइड बाय 4, यानी हम 1500 करके पर ईयर डिप्रिसिएट कर रहे थे। लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि नहीं भाई, अच्छा वाला तेल यूज कर रहे हैं, अब तो ये 7 ईयर यूज होगा। ठीक है, तो यानी मुझे पहले लगा कि देखो, इन्होंने बोला कि मशीन को हम डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड पे चार्ज कर रहे थे, रेसिडुअल वैल्यू नील था, और 1500 करके पर ईयर चार्ज कर रहे थे। ऐसा इन्होंने इंफॉर्मेशन भी दिया है, आगे जाकर के 1500 ही है। बस आप समझ लो कि 1500 ये पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, और अभी इनको लग रहा है कि इसका लाइफ 4 ईयर से अब 7 ईयर्स हो गया है लाइफ। ओके, ये भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ही है। ओके, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि इन्वेंट्री जो है, इस मशीन से जो इन्वेंट्री बन के निकल रहा है, वो एक समय ऐसा आएगा जब उस इन्वेंट्री का मार्केट में कोई भी दाम वैल्यू नहीं रह जाएगा। जब इस मशीन का लाइफ खत्म होगा, इन्वेंट्री का भी वैल्यू खत्म हो जाएगा। ये हमारे लिए अभी फिलहाल किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि देखो, जो एरर किए हम 6500 गलती से इन्वेंट्री में दिखा दिए हैं, प्लस ये सब जितना भी हम गलती किए हैं, अगर हम इसको कंसीडर ही नहीं करें, ये गलती को कंसीडर ही नहीं करें, हम गलती पे गलती करते ही जाएं, और 31 मार्च 2003 का भी हम अगर अपना इंफॉर्मेशन तुमको दे दें इस गलती को करेक्शन करने के पहले, बिफोर, तो मेरा सेल्स जो है वो है हमारा 1,04,000 का। जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जिसमें 6500 यहां भी इंक्लूडेड है इन द ओपनिंग इन्वेंट्री, यहां भी इंक्लूडेड है, इस यहां भी माइनस होगा, आप ध्यान रखिएगा, यहां भी वो माइनस होगा। ठीक है, तो यहां पर वो 6500 यहां भी इंक्लूडेड है गलती से, जो अगले साल का, यानी मेरे को ऊपर में जो हिसाब किताब दिया था, ये हिसाब किताब दिया था वो 2001-2 का दिया था, और जो अभी नीचे दिया है उसी गलती को कंटिन्यू करके इन्होंने 2002-3 में भी वो गलती कर दिया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्होंने दिया है। फिर उन्होंने बोला कि देखो, डेप्रिसिएशन जो है, हम पिछला वाला जो गलती किए थे ना,
कि 6000 डिवाइडेड बाय 4 करके 1500 आ रहा था, वही गलती की है और इनकम टैक्स का अमाउंट दे दिया। इनकम टैक्स का अमाउंट तो ऐसे भी गलती ही कैलकुलेट होकर के आया, क्योंकि एरर ठीक करके सही अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो टैक्स का अमाउंट अलग हो जाएगा। अब आपको बोला कि जो वाई लिमिटेड है, इसका आदत है कि ये 1 साल पहले का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर देता है कंपैरिजन पर्पस के लिए। इसका मतलब हम लोगों को करंट ईयर 2023 और प्रीवियस ईयर 2001-2 का भी बना के देना पड़ेगा, दोनों ईयर का करेक्ट करना पड़ेगा ताकि बेस्ट कंपैरिजन हो पाए। और टैक्स रेट इन्होंने 30% दिया। और आगे क्या बोला है हम आपको बताया ही है कि इन्होंने बोला है कि चेंज इन जो हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर है, इस तीनों को ठीक करके स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड डिस्क्लोजर, ये तीनों दे करके बताओ। तो चलो अभी हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। क्या सोल्यूशन होगा, हम अपना बेस्ट दे करके इसको सॉल्व करेंगे। आपका भी पूरा जो है एफर्ट होना चाहिए मेरे साथ। एक और बात कि आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में सीए फाइनल का एग्जाम देंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले भी आपको बोले थे, एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है फाइनल के एग्जाम देने से पहले, वो फ्री रहता है, वो आप डेफिनेटली यूज कर लीजिएगा। उसमें से 80+ मार्क्स का कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन रहता है। ईच एंड एवरी अटेम्प्ट का हम लोग एग्जाम के 4 मंथ्स बिफोर एफआर का अपलोड करते हैं। एंड रिमेनिंग एएफएम ऑडिट, डीटी, आईडीटी ये चार्जेबल है। आईबीएस का स्ट्रेटेजी वीडियो हमारा यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप फिलहाल इस नंबर को सेव कर लीजिए। और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो भी बहुत कम प्राइस पर है, सभी में 80+ का मैच करता है। इस नंबर को सेव कर लीजिए, फ्यूचर में आपको काम आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय रवि सर, ऐसे बोल करके आप सेव कर सकते हो, मेरा नाम रवि है। ओके, चलिए अभी हम आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हम आपको बेस्ट मैनर में सॉल्व करवाते हैं। आइए देखो, अभी हम सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और थोड़ा सा धीरे धीरे हम आपको बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल और करंट ईयर हमारा है 2023। तो अगर हम यहां पर बोल दें एज ऑन 31 मार्च 2003, ओके, 31 मार्च 2003 यही हमारा करंट ईयर है, हम क्वेश्चन में देख लिए हैं। अब अगर हम यहां पर बनाएं करंट ईयर में, तो हम सबसे पहले यहां पर ये कॉलम देंगे कि ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया एक्चुअली में जो इन्होंने ये दिया है, मतलब करंट ईयर दिया है और फिर मतलब पिछला साल दिया है और फिर करंट ईयर दिया है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 2001-2 और ये हमारा हो गया 2002-3। ओके, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स। अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं। जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला ना स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना के और चेंजेस इन इक्विटी बना करके तुम मुझे डिस्क्लोज करके बताओ और डिस्क्लोजर दे करके बताओ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में क्या आता है, रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको उठा लो वहां से। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो बोलो। रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, थोड़ा सा हम इसको साफ सुथरा कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ और सही चीज को पिक कर पाओ। तो हम एक बार हटा दिए हैं ताकि आप देख पाओ। देखो यहां पर हमारा 31 मार्च 2002 का जो रेवेन्यू दिया है वो 73,500 दिया हुआ है। तो 73,500 हम एज अ रेवेन्यू ले लेते हैं। 31 मार्च 2002 का 73,500। अगला साल का जो रेवेन्यू हमारा है वो हमारा है 1,04,000। ओके, 1,04,000 क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। 1,04,000 वो हमारा अगले साल का रेवेन्यू है। ओके, 1,04,000 यहां तक क्लियर है। अब उसमें से हम जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का बताते हैं आपको। प्रीवियस ईयर का जो हमारा ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 53,500, इसमें वेयर करेक्टली इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2002 एट द रेट ऑफ इतना। अब हम आपको इसका कैलकुलेशन पहले समझाते हैं। इन्होंने बोला 31 मार्च 2002 में इंक्लूडेड है। हम जब आपको समझाए थे तो हम आपको गलती से ये बोल दिए थे कि ये ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, लेकिन इन्होंने यहां पर बोला है कि जो इन्वेंट्री है वो हमारा इनकरेक्टली हमारा इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2002 में इंक्लूडेड है 6,500। अब हम आपको एक कैलकुलेशन से समझाते हैं। मान लो कि ये वाला सोल्यूशन आप नहीं अभी देख रहे हो, अच्छे से देखना, हम आपको यहां पर समझाते हैं। मान लो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ओके, प्लस परचेज है, और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, ओके, इक्वल टू सीओजीएस है। अगर ओपनिंग स्टॉक 10 रुपया रहेगा, परचेज 20 रुपया रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5 रुपया रहेगा तो हमारा आंसर 25 आ जाएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक में हम कुछ चीज गलती से ऐड कर दिए हैं, मान लो क्लोजिंग स्टॉक में हम 10 रुपया गलती से ऐड कर दिए हैं, तब तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 ना। समझ में आया? यानी क्लोजिंग स्टॉक में कुछ गलती से ऐड करने की वजह से हमारा सीओजीएस घट जाता है। इसलिए अगर उसको ठीक करें, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक में 2000, अच्छे से देखना, हम आपको जो समझा रहे हैं, 2001-2 में जो क्लोजिंग स्टॉक में गलती से ऐड कर दिए हो, वही 2002-3 में ओपनिंग स्टॉक में गलती से ऐड होगा। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में गलती से ऐड किया हुआ अगले साल का ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड होगा। तो यहां पर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें अगर ये गलती से ऐड है, इसका मतलब सीओजीएस हमारा घट गया है। ओके, और सीओजीएस अगर हमारा घट गया है तो हम क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। यानी जब हम 2001-2 का
COGS देख रहे हैं यहाँ पर 53,500, तो इसको 6,500 से बढ़ा देना है, यानी 53,500 प्लस 655 करेंगे तो ये हमारा 6500 करेंगे तो ये हमारा 60,000 हो जाएगा, जो कि माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको अगले साल का दिखाते हैं। अगले साल में इन्होंने बोला कि देखो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतना है, 6,500 इसमें इंक्लूडेड है इन द ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्होंने खुद बोल दिया इन द ओपनिंग इन्वेंट्री। और इसी में देखो अच्छे सुनो, ये जो हमारा कैलकुलेशन है इसमें सिर्फ 6,500 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें 6,500 तो इंक्लूडेड है ही, उसके अलावा डेप्रिसिएशन 1,500 चार्जेस है। इसमें दो गलती है, उन्होंने खुद ब्रैकेट में बोल दिया, हम ब्रैकेट फॉलो कर रहे हैं सी इंस्टीट्यूट का, अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि 86,500 के कैलकुलेशन में ओपनिंग में मिस्टेक है, ओपनिंग में मिस्टेक है। तो चलो इसी एग्जांपल को हम आपको फिर से समझाते हैं दोस्तों, हम इसी एग्जांपल को आपको फिर से समझाते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं और हम आपको फिर से समझा रहे हैं। मान लो कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा है 10 रुपया, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा 10 रुपया है, क्लोजिंग जो हमारा परचेज है वो 20 रुपया है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5 रुपया है, तो हमारा COGS 25 आएगा। लेकिन अगर हम ओपनिंग में कुछ गलती से मान लो हम ऐड कर दिए हैं 5 रुपया, हम ओपनिंग में 5 रुपया गलती से ऐड कर दिए तो हमारा COGS 30 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ओपनिंग में कोई एरर करोगे तो COGS बढ़ गया है तो उसको घटाओ, और अगर क्लोजिंग में कुछ गलती से ऐड कर दोगे तो COGS घटा हुआ है उसको बढ़ाओ करेक्शन के लिए। तो इसका मतलब जो हम यहां पर निकालेंगे, हम यहां पर जो COGS लिखे हैं दोस्तों ये हम लिख देते हैं, ये आपका है, हम इसको पहले मिटाते हैं। 53,500 था, रुको हम यहां पर आपको अंडरलाइन करके लिख देते हैं, फॉर 2001 एंड 2 के लिए कैलकुलेशन हो जाएगा 53,500 प्लस 6,500 इक्वल टू 60,000। और अब हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं फॉर 2002-3। तो जब हम 2002-3 का कैलकुलेशन करेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, हम बोलेंगे कि देखिए भैया जो आपका 83,500 है जो आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके, जो आपने क्वेश्चन में 86,500 दिया हुआ है, 86,500, इसमें आपका COGS इसमें ओपनिंग स्टॉक में ऐड होने की वजह से COGS बढ़ा हुआ है, उसको 6,500 जो स्टॉक है जो सेल हो गया था उतना समय इसको घटा देंगे। एक काम कर दिए, अब दूसरा काम करते हैं। इन्होंने बोला कि इस अमाउंट में 1,500 का डेप्रिसिएशन लेस हुआ है, मतलब इस अमाउंट के कैलकुलेशन में 1,500 का डेप्रिसिएशन जो है वो इस अमाउंट के कैलकुलेशन में 1,500 का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। जब आप ये कैलकुलेट करते हो, अच्छे से देख लेना, जब आप ये कैलकुलेट करते हो कि आपका जो सामान सेल हुआ है उसके पीछे कॉस्ट कितना लगा हुआ था, तो आप उस सामान का जितना भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट रहता है सब जोड़ के बताते हो। यानी आप डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी, जब आप कॉस्ट शीट सीखे होगे सीए इंटरमीडिएट में, तो आप डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के पहले ही कंसीडर कर लेते हो एज ए एक्सपेंस। तो आप 1,500 एज अ कॉस्ट का आप COGS के कैलकुलेशन में कंसीडर किए होगे। क्या 1,500 कॉस्ट आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अभी हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, यहां पर हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। चलो हम यहां पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्री, ओके। तो अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि 2000 इन्होंने कब खरीदा है, इन्होंने मशीन को खरीदा कब है? इन्होंने बोला है कि देखो हम उस मशीन को खरीदे थे 1 अप्रैल 2000 ईयर में, तो 2001 में इन्होंने उस मशीन पर डेप्रिसिएशन 1,500 चार्ज किया होगा। 6,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर, तो ये आ गया आपका 1,500, ओके। अब 2000 देखो 2001 एंड 2002 में, अभी 2001-2002 ईयर प्रीवियस ईयर है और 2002-2003 करंट ईयर है, तो इन्होंने इस ईयर में भी 1,500 चार्ज कर दिया होगा। तो अभी इसका रिमेनिंग वैल्यू कितना बचा होगा वो मुझे बोलो। रिमेनिंग वैल्यू करंट ईयर में 2002-3 के बिगिनिंग में, 2002-3 के बिगिनिंग में इसका रिमेनिंग वैल्यू बचा होगा 6,000 में से 2 बार 1,500 को माइनस कर दो, 6,000 में से 2 बार 1,500 को माइनस कर दो, तो अगर माइनस कर देंगे तो बच गया हमारा 3,000। तो ये हमारा 3,000 बच गया वैल्यू। तो अगर 3,000 वैल्यू बच गया तो अब इसका लाइफ कितना है? लाइफ पहले था 4 ईयर और अभी हम लोगों को लग रहा है कि भाई ये 7 ईयर है। तो अगर इसका लाइफ है 7 ईयर्स अभी करेंटली, जिसमें से 2 ईयर्स जा चुका है, तो रिमेनिंग लाइफ कितना है वो मुझे बोलो। रिमेनिंग लाइफ इसका बचा हुआ है 5 ईयर्स। तो डिप्रिसिएशन अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? बचा हुआ वैल्यू 3,000 है और जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा यानी रिवाइज्ड डिप्री जो कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा? बचा हुआ वैल्यू 3,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर, 600 रुपया पर ईयर होना चाहिए, 600 रुपया पर ईयर होना चाहिए। तो हम जो इसका कैलकुलेशन किए हैं 86,500, इसमें तो 1,500 को इंक्लूड करके रखे हैं। क्या 1,500 इंक्लूड करना करंट ईयर में? करंट ईयर 2002-3 है, ध्यान रखना 31 मार्च 2003 को करंट ईयर में 1,500 इंक्लूड करना सही है या सिर्फ 600 इंक्लूड करना सही है? सिर्फ 600 इंक्लूड करना सही है। तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो कितना है? एक्सेस डेप्री चार्ज इन
2023 करंट ईयर में कितना है भाई 1500 चार्ज हो गया है, जबकि 600 होना चाहिए था, तो 900 डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज है। इसका मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करने के टाइम में 1500 का ऐड नहीं करना चाहिए था, इसमें 900 ऐड करना चाहिए था। ये जो 86500 है, सॉरी 600 ऐड करना चाहिए था, 1500 नहीं करना चाहिए था, यानी 900 जो ज्यादा ऐड कर लिया है उसको भी घटा दो। तो क्या बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो मुझे बताओ। 2023 के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, वो बोलो। 86500 माइनस 6500 माइनस 900, तो ये हमारा 79,100 हो जाएगा। ओके, इसको भी माइनस कर दीजिए। तो अब इतना करने के बाद देखो सीओजीएस तो माइनस कर दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा अभी हमारा ये माइनस करने के बाद देखो इतना तो हम कर दिए, रेवेन्यू में से सीओजीएस माइनस कर दिए, तो क्या कोई और रेवेन्यू है? क्योंकि जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, तो हम लोग सीओजी रेवेन्यू में से सीओजीएस को माइनस करके जो फिगर आता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अभी पहले माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। 1,04,000 माइनस 79,100, तो आ जाएगा 24,900, 24,900। ओके, अभी हम आपको बताते हैं कुछ और इनकम है कि नहीं। और 73,500 माइनस 60,000, तो आ जाएगा 13,500, 13,500। ओके, तो क्या ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसमें से कोई और एक्सपेंस है तो वो माइनस करेंगे। तो कोई एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, कोई भी एक्सपेंस, तो इसी को नेट प्रॉफिट मान ले क्या? नहीं, इसको नेट प्रॉफिट मानने से पहले एक और इनकम है जो कि हम लोग पीएल में दिखाते हैं, वो है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, वो बोलो। इंक्रीज इन वैल्यू, क्योंकि वो एक अदर इनकम है ना हमारा, तो वो तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा देगा ना, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या था वो मुझे बताओ। 2000 जब 2001 था तो इसका वैल्यू 18,000 था। ये हमारा करंट जो हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर हमारा है 2001 2002, और जो करंट ईयर है वो हमारा 2002 2003 है। तो उसके जस्ट पहले जो इसका वैल्यू है 2001 में, यानी 31 मार्च 2001 को इसका वैल्यू 18,000 है। लेकिन इस ड्यूरिंग द ईयर में इसका वैल्यू 2000 से बढ़ गया, 2K से बढ़ गया, 20,000 हो गया। तो यानी ड्यूरिंग द ईयर में ये 2000 से वैल्यू बढ़ा है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, हम जो राइट साइड लिखे हैं वो प्रीवियस ईयर का डेट लिखे, और ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है। ओके, और उसके बाद 2000, उसके बाद 31 मार्च 2003 तक ये 20,000 25,000 हो जा रहा है, यानी 5,000 से वैल्यू बढ़ जा रहा है। इसी को ऐड करना था, तो इसको ऐड करके जो आया ना, हम इसको बोलेंगे प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल देंगे इसको। प्रॉफिट, रुक जाओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा भाई? 5,000 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 29,900, और ये हमारा हो जाएगा 15,500। इसमें से टैक्स को माइनस कर दो, टैक्स इन्होंने 30% क्वेश्चन में दिया है, तो अगर 29,900 का निकालोगे 30%, अब वो वाला टैक्स मत ले लेना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि वो तो गलत कैलकुलेट हुआ है। अब जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसका 30% लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ टैक्स का अमाउंट को इग्नोर कर दो। तो 29,900 का आप बढ़ा दीजिए, 30% कर दीजिए, तो हो जाएगा 8,970, ये माइनस होगा इसमें से। तो वो माइनस करके जो बच गया उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे। तो ये कितना अमाउंट आ रहा है? 897, सॉरी, मतलब इसको माइनस कर दो 29,900 में से, तो आ जा रहा है ये 20,930, 20,930 ये लिख सकते हैं। और जो इसका अमाउंट है वो 15,500 है, उसका 30% कर लीजिए, तो हो जाएगा 4650। ये माइनस कर दीजिए इसमें से 15,500 में से, तो बच गया 10,850। हम पहला वाला जो कैलकुलेशन है हमारा सी इंस्टीट्यूट का, हम वो देखते हैं। इंस्टीट्यूट ने भी वही किया है, देख लो, ये और ये 29,930, 10,850। अब जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है हम आपको अब वो बताते हैं, और इसके बाद आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक बार हम आपको फिर से याद दिलाते हैं कि आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में सीए फाइनल का एग्जाम देंगे, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एफआर का गारंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, जिसमें 80+ मार्क्स का मैच करता है, और आप उसका डेफिनेटली बेनिफिट उठाओगे, हम इस बात का उम्मीद करते हैं। और एएफएम ऑडिट, डीटीआईडीटी, ये थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज। ओके, और ये हमारा मतलब ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए। हम लोग सीएस या सीएम में सभी का गारंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम में 80+ मार्क्स का मैच करता है। सभी में 1-2 सब्जेक्ट करके फ्री है, सीए फाइनल में फिलहाल एफआर फ्री है। रिमेनिंग आप एफआर देखने के बाद खुद ही आपका मन लगेगा कि हाँ भाई रिमेनिंग सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट ही कर लेते हैं, वो स्मार्ट स्टडी हो जाएगा आपका। 9007746507 इस नंबर को सेव कर लीजिए। फिलहाल हम अभी आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बताएंगे, उसके बाद सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पर बोला हुआ है कि यहाँ पर मेरे को चेंज इन इक्विटी भी आप बना करके दिखाइए। तो हम सबसे पहले चेंज इन इक्विटी बनाते हैं, यहाँ पर बना ले रहे हैं। देखो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी,
ओके, तो अगर हम चेंज इन इक्विटी यहां पर बनाते हैं तो मुझे बनाना है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। ओके, तो हमारा प्रीवियस ईयर हम दे देते हैं राइट साइड में। प्रीवियस ईयर हमारा क्या है वो मुझे बोलो। प्रीवियस ईयर हमारा है 2001 रुको एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, प्रीवियस ईयर हमारा है 2001 एक सेकंड रुको। देखो हम यहां पर ईयर दे दे रहे हैं। सबसे पहले हम दे दे रहे हैं 2001-2 2002-3। ओके, और यहां पर हम दे दे रहे हैं पर्टिकुलर्स। ओके, तो जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है सब उसमें लिखते हैं। इक्विटी में आता क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया नहीं है इसीलिए उसको नहीं लिखेंगे। ओके, वैसे लिख करके आप नील लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन के लिए होता है, लेकिन उसको नहीं लिखेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस का क्या आइटम दिया हुआ है क्वेश्चन में? रिटेन्ड अर्निंग, उसी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे जो हमें भी हम लोग अभी यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। प्रॉफिट 20,930 और 10,850, इसको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो हम लोग अभी बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और इक्विटी में दो ही चीज आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम यहां पर लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रुक जाओ, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस पूरा नहीं लिखते, रिजर्व एंड सरप्लस का जो आइटम है वो लिखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है वो ले लेते हैं और एरर को ठीक कर लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 34,000। तो कहने का मतलब है कि यहां पर हो जाएगा 20,000 और यहां पर हो जाएगा 34,000। ओके, अब इसी एरर को ठीक करेंगे। देख लो हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है वो भी 2001 टू 2002-3 20,000 34,000 लिया है। अब हम आपको इसका कैलकुलेशन समझाते हैं, इसमें क्या क्या ठीक होना चाहिए। देखो अच्छे से सुनना। अगर अगर मान लो कि जो आपका एक्चुअल में इन्वेंट्री में कंसीडर नहीं होना चाहिए था पिछले साल, वो आप इन्वेंट्री में कंसीडर करके, मतलब पिछले साल आप क्या किए थे? पिछले साल आप मतलब पिछले साल जब आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन किए होंगे तो आप सीओजीएस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 6,500 को इंक्लूड नहीं किए थे। आप क्या कर दिए थे? गलती से इन्वेंट्री में ऐड कर लिए थे, क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग इन्वेंट्री में। ऐसा गलती आप कब किए थे? 2001-2 में किए थे। अच्छे से समझिएगा, ये हम लिख के नहीं करेंगे, आपको खुद ही समझना है, हम आपको वहां पर ही क्वेश्चन में ही बता देंगे। 2001-2 में आप क्या किए कि जो सीओजीएस में ये होना चाहिए था 6,500 ऐड होना चाहिए था, ये आप नहीं किए और आपने गलती से क्या किया कि 6,500 क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड कर दिया। ओके, अच्छे से समझिए, लॉजिक समझिएगा। तो जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब हम लोग लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं, ऐसे समझ लो कि यहां पर हम लोग सीओजीएस लिखते हैं। तो अगर सीओजीएस को आप कम दिखा दिए तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रॉफिट है वो पिछले साल, अच्छे से समझो, क्योंकि आप सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करोगे तो आपका आएगा प्रॉफिट। तो पिछले साल जो आपका प्रॉफिट है वो आपका एक तरह से प्रॉफिट आपका मतलब सीओजीएस कम दिखाने की वजह से, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा दिखाने की वजह से आपने पिछले साल क्या किया था कि कॉस्ट को कम दिखा दिया था। तो इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि आप कॉस्ट को ज्यादा दिखाओ, कॉस्ट को सही दिखाओ, कॉस्ट को आप कम मत दिखाओ, ये करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आप जब उसका सुधार किए हो तो आप क्या किए हो? सीओजीएस को 6,500 से बढ़ाए हो, इसका मतलब कॉस्ट को 6,500 से आप बढ़ाए हो। तो जब आप कॉस्ट को 6,500 से बढ़ाए हो तो आपको नहीं लगता कि जब आप कॉस्ट को 6,500 से नहीं बढ़ाए थे तब आपका प्रॉफिट ज्यादा आ गया था, और अभी आप कॉस्ट प्रॉफिट आपका ज्यादा आ गया था, और अभी आप सीओजीएस को जब 6,500 से बढ़ा करके उसको ठीक किए हो तो आपको नहीं लगता कि आपका प्रॉफिट घटना चाहिए? बिकॉज सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हो तभी तो प्रॉफिट आता है। तो कॉस्ट में अगर 6,500 आप नहीं लिए और आपको ले करके उसको करेक्ट करना है तो इसका मतलब आपका जो आपका प्रॉफिट है वो 6,500 का आफ्टर टैक्स कर दो, जितना आएगा उतना आपका प्रॉफिट घट जाएगा, क्योंकि 30% तो सरकार आपको टैक्स बेनिफिट ही दे देगा। जैसे ही आप 6,500 कॉस्ट में कंसीडर कर लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो उसका 30% क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ वो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो 6,500 का करो आप, तो पहले 30% निकाल लो, ये आ जाएगा 1950। ओके, हम इसका कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं। ओके, ताकि आपको याद रहे, हम आपको इसका कैलकुलेशन दिखाते हैं। ओके, रुक जाओ, हम लिख करके कैलकुलेशन बताते हैं, आप भी नोट कर लेना। रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं, हम आपको लिख के बताते हैं इसका कैलकुलेशन पूरा। एक सफिशिएंट प्लेस ले लेते हैं, जो कि हमारा ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वर्किंग नोट का जो है नीचे में जगह ले लेते हैं, थोड़ा सा एक सफिशिएंट प्लेस ले लेते हैं, देख लेते हैं ऊपर कितना जगह है। तो इसमें तो हमारा जो सम्स है वो सॉल्व नहीं होगा पूरा, तो थोड़ा सा और ले लेते हैं नीचे में। मान लो हम यहां तक ले लेते हैं सम्स, हम यहां तक पेज ले लिए और इसी का कॉन्टिन्यूएशन जो है वो नीचे कर देते हैं। ओके, इसी का कॉन्टिन्यूएशन नीचे कर देते हैं। ये हमारा हो गया, यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हम यहां पर नोट देते हैं, नोट। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो हमारा सीओजीएस है वो कितना से बढ़ना चाहिए था? 6,500 से बढ़ना चाहिए था। वैल्यू ऑफ सीओजीएस शुड बी इंक्रीज्ड बाय 6,500।
ऐसा कब होना चाहिए था? क्योंकि पिछले साल का तो हम लोग बना लिए, उस साल का टैक्स वैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को दे दिए। अब पिछला साल का टैक्स इस साल जो है अगर करेक्ट करेंगे तो करंट ईयर में करेक्शन करना पड़ेगा बाय इतना। तो अगर हम 6,500 से इस कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसमें से टैक्स को माइनस करो, इस पर हमारा टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा? थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, टैक्स बेनिफिट कितना हो जाएगा? टैक्स बेनिफिट क्या आएगा? 6,500 का 30% कर दो, तो 6,500 का 30% कितना हो जाएगा भाई? 1950। तो अगर 6,500 का 30% 1950 होगा, तो आपको नहीं लगता कि जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट शुड डिक्रीज्ड बाय कितना से हो जाएगा? 6,500 में से 1950 को आप माइनस कर दीजिए, 6,500 में से 1950 को आप माइनस कर दीजिए, वो कितना से डिक्रीज हो जाएगा? 6,500 माइनस, तो ये हो जाएगा 4,550 से, बिकॉज इतना तो गवर्नमेंट ही टैक्स ले लेगा, जो रिमेनिंग बच गया इतना से आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो ये हम करंट ईयर में ये सुधार कर रहे हैं, इसीलिए हम माइनस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड एरर, प्रायर पीरियड एरर। तो अगर हम पिछले साल के एरर को ठीक करके उसका इफेक्ट दिखा रहे हैं तो हम बोलेंगे ये 4,550 हमारा रिटेन अर्निंग को कम करेगा। ओके, यहां पर कुछ नहीं होगा, ये पिछले साल को तो पे कर दिए हैं, ये पहला हिसाब हो गया। अब दूसरा हिसाब मुझे क्वेश्चन देख करके आप ये बताओ कि आपका जो ये है इन्वेंट्री, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 3,000 से अचानक से बढ़ के हो गया, 3,000 से अचानक से बढ़ के 18,000 हुआ। देखो, जब अच्छे से सुनना, जब 18,000 से 20,000 हुआ तो वो 2,000 आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ले लिए हो, और 20,000 से जब 25,000 हुआ तो वो 5,000 आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने टाइम में ले लिए हो अभी सोल्यूशन में। लेकिन 3,000 से जो बढ़ के 18,000 हुआ, इसको भी तो लोगे भाई। तो इसको मतलब इसको लेने पर आप क्या बोलोगे? यहां पर हम नोट 2 आपको बताते हैं, नोट 2 आप बोलोगे इंक्रीज इन, आप हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं 2001-2 के लिए, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है? हमारा 18,000 हो गया है वैल्यू, 3,000 पहले था तो 15,000 है। ओके, इसको अगर आफ्टर टैक्स करें, आफ्टर, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे इसका वैल्यू बढ़ा है तो गवर्नमेंट भी तो टैक्स ले लेगा, तो अगर इसको आफ्टर टैक्स करेंगे तो हम बोलेंगे 15,000 माइनस 15,000 का 30%, अगर वो घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 15,000 इंटू 30%, 4,500। तो 15,000 माइनस 4,500, तो ये अगर आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 10,500, 10,500। तो 10,500 से एक्चुअल में आपका रिटर्न अर्निंग बढ़ेगा, क्योंकि रिटर्न अर्निंग बढ़ तो रहा है 15,000 से, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसमें 30% का टैक्स ले लेगा, तो गवर्नमेंट एक्चुअल में हम लोग को फायदा कितने का होने देगा? 10,500 से। तो 10,500 से आपको प्रीवियस ईयर में ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज 3,000 से 18,000 प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग में ही हो गया था। ओके, तो बढ़ा दो, आप बोलोगे यहां पर फिर से ये भी वही है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 10,500 से बढ़ गया। ओके, 10,500 से बढ़ गया। लेकिन अगर हम करंट ईयर का कैलकुलेशन करेंगे, क्या ये मैंने पिछले साल किया था? नहीं किया था, ये हम करंट ईयर कर रहे हैं। तो अगर हम करंट ईयर कर रहे हैं तो पिछला साल का प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए तो 10,500 से बढ़ा दिए, लेकिन ये सुधार हम तो करंट ईयर कर रहे हैं। तो अगर हम करंट ईयर में ये सुधार कर रहे हैं तो मुझे 2002-3 का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि 2001-2 में हम कुछ किए ही नहीं होंगे, तब कितना इंक्रीज मानेंगे? तो हम बोलेंगे 2002-3 का बिगिनिंग में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, वो मुझे बोलो। 2002-3 का बिगिनिंग में हो चुका है इसका वैल्यू 20,000, और पहले था 3,000, क्योंकि पिछला साल तो किए नहीं होंगे, तो 17,000 से वैल्यू बढ़ा। तो इसका आफ्टर टैक्स वैल्यू कितना है? आफ्टर टैक्स 17,000 माइनस 17,000 का 30%, तो इसका वैल्यू, इसका आंसर हो जाएगा 17,000 माइनस 17,000 का 30%, 5100, ये माइनस कर दो, माइनस 17,000, तो ये हो गया 11,900। तो हम लोग जब करंट ईयर में इसका सुधार करेंगे तो हम 11,900 ऐड करेंगे। ओके, यहां तक हो चुका है। अब क्या करंट ईयर का कोई प्रॉफिट है जो बढ़ना चाहिए, जो रिटर्न अर्निंग को बढ़ाएगा? क्योंकि ये जो प्रॉफिट हम लिखे हैं ये तो हमारा इस साल का बिगनिंग और इस साल का बिगनिंग का है, लेकिन इस साल के ड्यूरिंग द ईयर का तो प्रॉफिट लेना पड़ेगा ना, तो हम लेंगे प्लस करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट। तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए ना करंट ईयर का करेक्ट वाला प्रॉफिट कितना किए हैं? 20,930, 10,850, 20,930, 20,930, 10,850। अब इसको जोड़ करके जो आएगा ना, यही है हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग का वैल्यू, रिटेन अर्निंग।
आप इसको करेक्ट फिगर बोल सकते हो। कितना है भाई, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 34,000 माइनस 4550 प्लस 11,900 प्लस 2930, ठीक है जी। तो हो गया 62,280, 62,280 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, पिछला साल का हिसाब किताब। 20,000 प्लस 10,500 प्लस 10,850, तो ये आपका आ जा रहा है 41,350, 41,350। ओके, अब जो हमारा इंस्टीट्यूट का आंसर है वो जाकर के देखते हैं। इंस्टीट्यूट का जो आंसर है, इन्होंने भी वही किया, 62,280, 41,350 है। हम 250 मेरा क्यों आ रहा है, 350, हाँ 350 आया है, ठीक है। तो यहां तक तो सोल्यूशन सही है। अब इन्होंने यहां पर बोला कि देखो जो जो हम लोग ऊपर किए हैं ना, उसी चीज को नीचे में डिस्क्लोजर में बता दो कि नहीं नहीं 1500 डिप्रिसिएशन नहीं होगा, डिप्रिसिएशन 900 से ज्यादा दिखा दिए हैं, उसका सही करना है। उसी बात को अपने भाषा में एक्सप्लेन कर दो। इतना तो आप सीए फाइनल में हो, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप खुद से कर लोगे। ओके, क्योंकि ये 900 से इसका वैल्यू हो गया है भाई, तो इसमें 30% तो टैक्स, जो हमारा 900 से वैल्यू हम लोग ज्यादा से दिखा दिए हैं डिप्रिसिएशन को, तो कहीं ना कहीं हम 900 से अपने प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिए हैं। तो प्रॉफिट हमारा अगर 900 से ज्यादा मतलब डिक्रीज हो गया, तो अगर वो 600 ही डिप्रिसिएशन दिखाते तो प्रॉफिट हमारा 900 से बढ़ा हुआ रहता, जिसका 30% गवर्नमेंट ले लेता। तो अगर 900 का 30% माइनस कर दोगे, 900 में से 30% करो तो 270 माइनस हो जाएगा। 270 तो कितना बचेगा, 630 बचेगा। उसी के बारे में उन्होंने बोला कि आपका एक्चुअल में इंक्रीज इन प्रॉफिट जो है वो 630 का ही होगा। ठीक है, आप इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और जो आपका 600 से आप डिनोट किया हो, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके एक्चुअल में जो डिक्रीज इन प्रॉफिट है वो 620 से ही हो रहा है। जैसे 620 से 600 से आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो उसका 30% तो आपका जो है वो टैक्स बेनिफिट मतलब आपको मिला है। तो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कितने का डिक्रीज हुआ, तो इसका 30% माइनस कर दो 600 में से, 600 में से 30% माइनस कर दो, तो 600 माइनस 180, 420 का ही आपका डिक्रीज इन प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ है करेक्शन की वजह से। तो ये सब फिगर है जो हम लोग किए 6,500 को लेकर के, उसका 4550 का कैलकुलेशन हम अभी आपको बताए थे कि इसमें से इसका 30% माइनस कर दो, 1950 जो बचेगा, इतना ही एक्चुअल में हमारा रिटर्न अर्निंग डिक्रीज किया। तो इसी बात को इन्होंने अपने भाषा में एक्सप्लेन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना खुद से कर सकते हो। 20,000 से 25,000 हो गया तो 5,000 से वैल्यू बढ़ा, और जो 5,000 से वैल्यू बढ़ा तो 5,000 से, लेकिन इसमें 30% तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा, तो वो माइनस करके हमारे पास जो बचेगा वो हमारा 3500 ही बचेगा। 5,000 का हमारा हो गया कितना, 70%, 3500 कर दो, इतना ही से वैल्यू बचेगा। इन्होंने इसी बात को एक्सप्लेन किया है कि 5,000 में से 1500 को माइनस कर दो, 30% टैक्स, बाकी 3500 ही हमारे पास बचेगा। इसी बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जितना भी हम अभी ऊपर किए हैं इस बात का इन्होंने यहां पर नोट दिया है कि उसका कैसे कैलकुलेशन किए, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कैलकुलेशन के लिए, इसी बात को इन्होंने नोट में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके कुछ भी पॉजिटिव कमेंट आप कर देना कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है या मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। वही हमारे लिए एक मोटिवेशन है, और उसके लिए आपको थैंक यू हम बोल रहे हैं इन एडवांस। आप कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको समझ में आया तो। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, किसी भी सम से रिलेटेड, तो अपने इस भाई को इस नंबर पर 9007746507 पर याद कर लेना। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना।